हेलो फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग के टॉप एमसीक्यूज का पार्ट 4, जो कि हमारा बेस्ड है गेट, स्टेट पीएससी एंड जे एग्जाम के क्वेश्चंस के बेस्ड पे। इस पार्ट में आप अर्ली में देखेंगे कि जो जेई और ए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जो लास्ट के आपके अबाउट 22 से 24 जो क्वेश्चन है वो गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस्ड पे हैं। तो उनके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट में। इसके पहले आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो है वो आपको अपलोड हो चुका है, और आप उसको देखिए और उसका सुझाव बताइए, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको मेरे से शेयर करिए। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, जो हमारा ये लास्ट लेक्चर है हाईवे इंजीनियरिंग के टॉप एमसीक्यूज का पार्ट 4। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। तो अगर आपको ऐसी टाइप की वीडियो पानी हो जो सब्जेक्ट से डिटेल लेक्चर एंड उसके टॉप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो अदर सब्जेक्ट के, जैसे एग्जांपल के लिए सॉइल मैकेनिक्स के, सर्वेइंग के और अदर वेरियस सब्जेक्ट के जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, तो आप हमारे चैनल काइजन टेक एडी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 में क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सीमेंट स्लैब इज प्रोवाइडेड विथ। सीमेंट स्लैब है उसमें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, कौन सा जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं? आपके पास ऑप्शन है लॉन्ग जॉइंट्स, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स, ट्रांसवर्स जॉइंट्स, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स जॉइंट। तो सीमेंट स्लैब में आप प्रोवाइड कराते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर बोथ जॉइंट्स आप प्रोवाइड कराते हैं। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, और ट्रांसफर जॉइंट आपका लेटरल डायरेक्शन या ट्रांसफर डायरेक्शन में आप प्रोवाइड कराते हैं स्लैब के। तो सीमेंट स्लैब में जनरली आप प्रोवाइड करते हैं बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर जॉइंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। ए सीमेंट स्लैब is provided with both longitudinal and transverse joint in both the direction up. As a slab is not laid at a stretch, it may be useful for identification. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सॉइल सबग्रेड डिजाइन इज डन बाय। जो सॉइल की सबग्रेड होती है उसको आप डिजाइन करते हैं किसके बेसिस पे? और आपके पास ऑप्शन है प्लेट बियरिंग टेस्ट, सीबीआर, प्लेट लोड टेस्ट या शेयर टेस्ट। तो जो सॉइल सबग्रेड होता है उसको डिजाइन करते हैं आप प्लेट बियरिंग टेस्ट से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लेट बियरिंग टेस्ट। तो सॉइल सबग्रेड को डिजाइन आप जनरली प्लेट बियरिंग टेस्ट से डिजाइन करते हैं। और जो प्लेट बियरिंग टेस्ट में जो आप प्लेट यूज करते हैं उसका जो स्टैंडर्ड डायमीटर होता है वो आपका 75 सेंटीमीटर का होता है। आप वेरियस डायमीटर के साइज यूज करते हैं, 30, 45, 60 एंड 75। स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है हमारा 75 सेंटीमीटर का। तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लेट बियरिंग टेस्ट। ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। द मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट इज प्लेट बियरिंग टेस्ट विच वाज डेवलप्ड बाय वेस्टगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बेस कोर्स यूजेस। जो बेस कोर्स होता है उसमें आप क्या यूज करते हैं? आपके पास ऑप्शन है आरसीसी, वेट लीन कंक्रीट, ड्राई लीन कंक्रीट या हैवी वेट कंक्रीट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ड्राई लीन कंक्रीट। ड्राई आप बेस कोर्स में जनरली ड्राई लीन कंक्रीट को यूज करते हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंक्रीट फॉर बेस इज हाई क्वालिटी कंक्रीट ऑफ लीन कंक्रीट, वो आपके होती है ड्राई लीन कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द स्पेसिंग बिटवीन कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन रिजिड पेमेंट इज। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट में जो स्पेसिंग होती है रिजिड पेमेंट में, तो रिजिड पेमेंट में आप प्रोवाइड कराते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट, उसकी जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, किसके बीच लाई करती है? आपके पास ऑप्शन है 4.5 मीटर, 5 मीटर, 5.5 मीटर या 6 मीटर। करेक्ट आंसर आपका 5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 मीटर। जो स्पेसिंग आप जब डिजाइन करते हैं आप कंस्ट्रक्शन जॉइंट, तो उसके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है आपकी? 5 मीटर। ये रहा आपके क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। द स्पेसिंग बिटवीन कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन रिजिड पेमेंट इज फॉर्म फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेमेंट। तो जो आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है वो आपका बनता है कि अब
जब आपका जो रिजिड पेमेंट होता है उसमें जो आपका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है पेमेंट का, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा आपके रिजिड पेमेंट में एक्सपेंशन होगा, और टेम्परेचर कम होने के साथ आपके रिजिड पेमेंट में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो उसके कारण जो उसके लिए जो जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट, जो कि जनरली हमारा उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो होती है 5 मीटर की, कितनी, 5 मीटर की। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द कांटेक्ट प्रेशर इज गिवन बाय। तो कांटेक्ट प्रेशर को आप जनरली क्या फार्मूला होता है, तो कांटेक्ट प्रेशर होता है आपका P अपान ए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, P अपान ए। पी होता है आपका व्हील लोड और ए होता है एरिया ऑफ रेडियस ऑफ कांटेक्ट। तो P अपान ए इस कांटेक्ट प्रेशर का फार्मूला होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, द कांटेक्ट प्रेशर इज गिवन बाय P अपान ए, वेयर P इज व्हील लोड एंड ए एरिया ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्कुलर लोड वाज ऑब्टेन्ड बाय। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम सर्कुलर लोड का, उसको हम किस मेथड से ऑब्टेन करते हैं। आपके पास ऑप्शन है वेस्टगार्ड मेथड, बॉजनिक, मैकडम एंड टेलर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बॉजनिक इक्वेशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्कुलर लोड को ऑब्टेन करते हैं। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सर्कुलर लोड वाज ऑब्टेन्ड बाय बॉजनिक इन विच ही एज्यूम्ड होमोजेनियस एंड इलास्टिक मटेरियल। और इसमें आपके जो सवाल को अज्यूम करते हैं आप उसको होमोजेनियस और इलास्टिक मटेरियल कंसीडर करके चलते हैं। कई बार आपका आंसर पूछ लेता है बॉजनिक इक्वेशन का, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ वन और मोर व्हील एक्ट एज ए सिंगल लोड देन इट इज कॉल्ड। तो अगर आपका एक से ज्यादा व्हील है जो एक्ट करता है आपके सिंगल लोड में, उसको आप क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपके पास ई एस डब्ल्यू एल, ई क्यू डब्ल्यू एल, ई क्यू एम एल, यू क्यू वी एल। और करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ई एस डब्ल्यू एल। ई एस डब्ल्यू एल मीन्स इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। तो ये आपका मेथड भी होता है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। इसमें क्या होता है आपका जनरली जो आपके वन या एक से ज्यादा जो व्हील होते हैं वो एक्ट करते हैं आपका सिंगल लोड, उसको आप बोलते हैं इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। ये रहा आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, इफ वन और मोर व्हील एक्ट एज ए सिंगल लोड देन इट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रेशर इन न्यूमेटिक टायर शुड नॉट एक्सीड। तो न्यूमेटिक टायर का जो प्रेशर होता है वो उसकी वैल्यू किससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन है 10 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, 9.5, 9 एंड 8। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा वैल्यू एक्सीड नहीं करनी चाहिए न्यूमेटिक टायर के प्रेशर का। ये रहा उसका आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, द मैक्सिमम टायर प्रेशर इन न्यूमेटिक टायर इज 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द रिवाइज्ड लीगल लोड ऑफ हैवी कमर्शियल व्हीकल, एससीवी, हैवी कमर्शियल व्हीकल इन इंडिया इन टर्न्स इज। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए रिवाइज्ड लिखा हुआ है, तो मतलब इसके पहले कुछ ना कुछ हैवी कमर्शियल व्हीकल इंडिया में जो कंसीडर करते थे वो कितना रहा होगा। तो इंडिया में रिवाइज्ड होने से पहले जो हैवी कमर्शियल व्हीकल आप कंसीडर करते थे वो था आपका 8.17 टन, जो कि रिवाइज्ड होने के बाद उसकी वैल्यू हो गई है आपकी 10.2 टन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, द रिवाइज्ड लीगल लोड ऑफ हाई हैवी कमर्शियल व्हीकल इन इंडिया 10.2 टन। ये है आपका रिवाइज्ड होने के बाद। रिवाइज्ड होने से पहले इसका जो आपका जो वैल्यू थी वो थी 8.17 टन। तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना पड़ता है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 10.2 टन। ये रहा एक्सप्लेनेशन, द मैक्सिमम लीगल लोड इन इंडिया इज कंसिडर्ड आफ्टर रिवीजन एज 10.2 टन, बिफोर इट was 8.17 टन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द लीगल लोड कंसिडर्ड इन द बेंकमैन बीम मेथड। तो लीगल लोड कितना कंसिडर करते हैं आप बेंकमैन के बीम मेथड के अकॉर्डिंग, तो वो है आपका 8.17। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 8.17, ये है किसमें है, टन में है। और वो रहा आपका एक्सप्लेनेशन, द मैक्सिमम लीगल लोड इन ब्लैंकमैन बीम मेथड इज कंसीडर्ड एज 8.17 टन, जो कि केजी में होगा 8170 केजी, 8170 केजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लोड डिस्पर्सन इज एज्यूम एट एन एंगल। जो लोड डिस्पर्सन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड में। इसका जो डिस्पर्सन होता है और लोड का, वो कितने डिग्री एंगल पे होता है? वो होता है आपका 45 डिग्री एंगल पे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 45 डिग्री एंगल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 45 डिग्री एंगल पे लोड का डिस्पर्सन होता है। आपका एज्यूम करते हैं आप जनरली एंगल जो आपके पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड के कॉन्सेप्ट में। अब आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको जितने भी, जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है या पार्ट 4 है, सभी से रिलेटेड जो डिटेल्ड लेक्चर है उनको मैंने आई बटन आपको वहाँ पे शो करता है, वहाँ आई बटन पे आप उसके डिटेल लेक्चर को देख सकते हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द एंगल ऑफ द डिस्पर्सन इज एज्यूम 45 डिग्री इन ESWL इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड फॉर द इजी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इक्विवेलेंट व्हील लोड फैक्टर आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। तो इक्विवेलेंट व्हील लोड जो फैक्टर है उसको आपको कैलकुलेट करते हैं, और आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट पावर लॉ, सेकंड पावर लॉ, थर्ड पावर लॉ एंड फोर्थ पावर लॉ। तो इक्विवेलेंट व्हील लोड फैक्टर को आप कैलकुलेट करते हैं फोर्थ पावर लॉ से। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ पावर लॉ। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। द लोड फैक्टर फॉलो फॉर फोर्थ पावर लॉ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ VDF। VDF मतलब व्हीकल डैमेज फैक्टर एंड लोड फैक्टर। इनको कैलकुलेशन के लिए आप फोर्थ पावर लॉ को यूज करते हैं। और व्हीकल डैमेज फैक्टर आप देखते हैं मॉडिफाइड CVR मेथड, या इसी को आप बोलते हैं कम्युलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेल लोड रिपीटिशन के कॉन्सेप्ट में आप व्हीकल डैमेज फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, जो कि फोर्थ पावर लॉ से आप कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द स्टैंडर्ड व्हील लोड इन EWL फैक्टर। EWL मतलब इक्विवेलेंट व्हील लोड फैक्टर में स्टैंडर्ड व्हील लोड आप कितना कंसीडर करके चलते हैं? तो आप उस केस में ले चलते हैं 4080 kg। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ये रहा एक्सप्लेनेशन। द लोड इज कंसिडर्ड फॉर ओनली वन व्हील विच इज 4080 kg, इट इज कंसिडर्ड एज द हाफ ऑफ द लीगल लोड। तो जो आपका लीगल लोड होता है वो आपका टू व्हील का होता है। कितना होगा? टू व्हील का होता है, जो कि होता है आपका 8170 kg आप जनरली लेके चलते हैं। लेकिन आप जो लोड कंसीडर करते हैं फॉर ओनली वन वन व्हील का लेके चलते हैं 4080, वो होता है आपका इक्विवेलेंट व्हील लोड फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द रेट ऑफ ग्रोथ इन ट्रैफिक इन अर्बन एरिया इज एज्यूम्ड। तो जो रेट ऑफ ग्रोथ, जो ट्रैफिक का जो रेट ग्रोथ होता है उसको आप अर्बन एरिया में जनरली कितना एज्यूम करके चलते हैं? आपके पास ऑप्शन है 7.5, 8, 8.5 एंड 9%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 7.5%। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। द रेट ऑफ ग्रोथ इन ट्रैफिक अर्बन एरिया एज्यूम कर सकते हैं आप 7.5%। इट में आल्सो वेरी डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। ये वेरी भी करता है, डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट हमारी कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द कांस्टेंट वैल्यू यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ CSA इज। तो CSA मतलब क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल लोड। CSA मतलब क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल लोड है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू यूज होती है, तो एक्चुअली में जो आपका ये फार्मूला है, ये आपका फार्मूला होता है 365A, वन ब्रैकेट के अंदर 365A ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R⁻n−1 इंटू DFL/R, राइट। और यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है आपकी 365। ये फार्मूला होता है आपका मॉडिफाइड CBR मेथड का, या बोल देख सकते हैं आप इसको कम्युलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल लोड रिपीटिशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ जो रिपीटिशन निकालते हैं, कम्युलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड रिपीटिशन जो निकालते हैं, वो होता है NS इक्वल टू होता है आपका 365A, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R⁻n−1 R इंटू DFL। यहाँ पे D होता है आपका डैमेज, जो D होता है वो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, F होता है आपका व्हीकल डैमेज फैक्टर, और L होता है लोड सेफ्टी फैक्टर, और R होता है रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये आपका कंप्लीट फार्मूला हुआ। इसके बेसिस में काफी क्वेश्चन आपको अगर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनरली आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जो इसका कैलकुलेशन होता है इसका होता है CSA में, और जनरली इसका MSA में पूछता है। MSA का मीनिंग होता है मिलियंस ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड, राइट। तो यहाँ पे CSA की बात हो रही है, और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू पूछा है इस कैलकुलेशन में। तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है आपकी, जो अभी का फार्मूला आपको होता है 365। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 365। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन।
Expect the value of 365, all the other constant vary depending on the lane, vehicle and traffic। जैसा कि आपको पता है कि ऑल अदर जो हमारे कांस्टेंट वैल्यू है वो वेरी करते हैं, जैसे आपका लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर उसको आप डी से डिनोट करते हैं, और जो आपका व्हीकल डैमेज फैक्टर है उसको आप एफ से डिनोट करते हैं, और जो आपका लोड सेफ्टी फैक्टर है वो आपके ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है, जनरली आप वन लेके चलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस फार्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका ये, और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसका आपको डिटेल लेक्चर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये आपका है कम्युनिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्सेल लोड, या इसी को आप बोलते हैं मॉडिफाइड सीवीआर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूनिट ऑफ डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड। तो डिफ्लेक्शन की जो यूनिट होती है उसको आप किस में मेजर करते हैं, वो आपके पास ऑप्शन एमएम, न्यूटन, एमएम, जूल या वाट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एमएम। जो यूनिट डिफ्लेक्शन की यूनिट होती है वो आपकी एमएम में, सेंटीमीटर में और मीटर में होती है, बट गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको वो आंसर है आपका एमएम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ए। और ये रहा हमारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, द डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड इन एमएम, सेंटीमीटर और मीटर डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कांस्टेंट इन रिजिड प्लेट मेथड ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन इज। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन के लिए जो आप रिजिड प्लेट मेथड का यूज करते हैं उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कितनी होती है। आपके पास ऑप्शन है 1.5, 1.18, 2 एंड 3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1.18। तो कांस्टेंट वैल्यू होती है आपकी रिजिड प्लेट मेथड जो कि आप फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन में यूज करते हैं, वो होती है आपकी 1.18। इसका जो कंप्लीट फार्मूला होता है जो डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए होता है, अकॉर्डिंग टू बर्मिस्टर, जिसको आप बर्मिस्टर मेथड्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो बर्मिस्टर मेथड के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका डेल इक्वल टू 1.18 टी ए अपॉन ई एस इंटू एफ टू। राइट, यहाँ पे 1.18 आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, पी होता है आपका कांटेक्ट प्रेशर होता है, जो आपको टायर प्रेशर होता है या कांटेक्ट प्रेशर होता है, ए होता है आपका रेडियस ऑफ कांटेक्ट एरिया होता है, और ई एस होता है मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सबग्रेड, इंटू एफ टू होता है आपका फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट फार्मूला होता है आपका रिजिड प्लेट मेथड का, और अकॉर्डिंग टू बर्मिस्टर ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो 1.1 होती है। अगर बात करते हैं 1.5 किसकी वैल्यू होती है, तो 1.5 होती है आपकी फ्लेक्सिबल प्लेट मेथड। किसकी? फ्लेक्सिबल, ये है रिजिड प्लेट मेथड, और आपकी 1.5 जो होती है वो होती है फ्लेक्सिबल प्लेट मेथड, या इसी को आप व्हील लोड मेथड भी बोलते हैं, या व्हील लोड टेस्ट भी बोलते हैं। उसका भी फार्मूला सेम होता है, बस वहाँ पे फैक्टर 1.18 की जगह 1.5 ऐड हो जाता है बस, मतलब ऐड सॉरी, वहाँ पे 1.18 की जगह 1.5 हो जाता है। तो ये था रिजिड प्लेट मेथड का कॉन्सेप्ट आता है, तो उस केस में आपका कांस्टेंट फैक्टर होता है 1.18। एंड अगर यहाँ पे व्हील लोड टेस्ट या फ्लेक्सिबल प्लेट मेथड होता तो उस केस में आपका कांस्टेंट फैक्टर हो जाता 1.5। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये अकॉर्डिंग टू बर्मिस्टर है। ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट इन रिजिड पेमेंट डिजाइन इज एज्यूम्ड एज 1.18। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द प्लेट इन प्लेट लोड टेस्ट इज। तो प्लेट लोड टेस्ट का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, आपके पास ऑप्शन 30 सेंटीमीटर, 30 mm, 3 मीटर या 0.3 मीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 30 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। और बात की जाए प्लेट लोड टेस्ट में, तो उसके में जो प्लेट का जो डायमीटर होता है वो आपका 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर, वेरियस डायमीटर के प्लेट्स होती हैं, जिसमें से स्टैंडर्ड साइज की जो प्लेट होती है वो आपकी होती है 75 सेंटीमीटर का। तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। ये रहा आपका एक्सप्लेन, द डायमीटर ऑफ द प्लेट इज यूज्ड इन द प्लेट बियरिंग टेस्ट 30 सेंटीमीटर, इट इज ए रिजिड प्लेट, स्टैंडर्ड साइज होती है इसकी 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द मिनिमम डिफ्लेक्शन एज्यूम इन प्लेट बियरिंग टेस्ट। तो प्लेट बियरिंग टेस्ट में आपका जो मिनिमम डिफ्लेक्शन होता है वो कितना होता है, तो प्लेट बियरिंग टेस्ट में आपका मिनिमम डिफ्लेक्शन होता है 0.25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 0.25 सेंटीमीटर। जो मिनिमम डिफ्लेक्शन जो होता है, तो ये प्लेट बियरिंग टेस्ट में, तो प्लेट बियरिंग टेस्ट का जो डिफ्लेक्शन है वो वेरी करता है आपका 0.25 से 0.50 सेंटीमीटर के बीच। तो मिनिमम डिफ्लेक्शन हो गया आपका 0.25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ये रहा एक्सप्लेनेशन, द डिफ्लेक्शन इज यूजली फिक्स्ड इन प्लेट बियरिंग टेस्ट, इट वेरी बिटवीन 0.25 सेंटीमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मोस्ट
सुपीरियर मटेरियल यूज्ड इन द पेमेंट। तो मोस्ट सुपीरियर मटेरियल हम लोग पेमेंट में कौन सा यूज करते हैं? तो मोस्ट सुपीरियर मटेरियल होता है हमारा, आपके पास ऑप्शन है टीबीएम, डब्ल्यूबीएम, टार या बिटूमेन। अब मोस्ट सुपीरियर मटेरियल आप पेमेंट में यूज करते हैं बिटूमेन। तो आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बिटूमेन। और ये रहा उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। द मोस्ट सुपीरियर मटेरियल यूज्ड इन द पेमेंट इज बिटूमेन विच इज मोस्टली यूज्ड फॉर द सरफेस लेयर। और ये बिटूमेन को आप जनरली कहाँ यूज करते हैं? सरफेस लेयर। सरफेस लेयर क्या आपको जो जनरली अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो आपका सब ग्रेड, सब ग्रेड के बाद सब बेस के बाद बेस एंड बेस के बाद आपका सरफेस लेयर होती है। तो सरफेस लेयर में आप जनरली बिटूमेन को यूज करते हैं जो मोस्ट सुपीरियर मटेरियल होता है आपके पेमेंट में, राइट। अगर रिजिड कंक्रीट की बात है तो रिजिड पेमेंट की बात, तो रिजिड के पेमेंट में आपका सब ग्रेड, उसके बाद बेस लेयर, अब बेस लेयर के बाद आपका सरफेस लेयर होता है। ये भी ध्यान रखना है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपका 4 लेयर होती है सबग्रेड को ऐड करते हुए, और रिजिड पेमेंट में सबग्रेड को ऐड करते हुए आपकी 3 लेयर होती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीबीआर इज ए मेजर ऑफ सॉइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन मेथड, रिजिड पेमेंट डिजाइन मेथड, मेजर ऑफ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक। तो जो सीबीआर मेथड होता है, जिसको आप कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेथड भी बोलते हैं, ये मेजर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन मेथड। फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस को मेजर करने के लिए हम लोग सीबीआर मेथड का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन मेथड। ये रहा आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। CBR is a method of designing flexible payment by using soil characteristics. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट साइज इन सीबीआर। तो सीबीआर के टेस्ट में मैक्सिमम एग्रीगेट का साइज कितना होता है? तो आपको सीबीआर मेथड में जो मैक्सिमम एग्रीगेट का साइज होता है वो होता है आपका 20 mm। आपके पास ऑप्शन है 20, 30, 40, 50। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 20 mm। ये रहा आपके क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड बी 20 mm इन द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। इफ इट इज मोर देन 20 mm देन अबव लेयर आर नॉट वैलिड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 20 mm से अगर ज्यादा एग्रीगेट का साइज है तो वो लेयर के लिए वैलिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हैवी कमर्शियल व्हीकल एससीवी, हैवी कमर्शियल व्हीकल आर कंसीडर्ड इफ देयर वेट एक्सीड। तो हैवी कमर्शियल व्हीकल आप किसको बोलते हैं? जब उसका वेट किससे ज्यादा एक्सीड होना चाहिए? अगर उसका वेट 3 टन से एक्सीड है, किसी भी आपके कमर्शियल व्हीकल का वेट 3 टन से एक्सीड है तो उसको आप बोलते हैं हैवी कमर्शियल व्हीकल। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 3 टन। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। The heavy commercial vehicle are used to study the payment design if their weight exceed 3 ton। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओवरले। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड आप ओवरले करते हैं वो कौन सा है? अब ओवरले का मतलब कि मान लीजिए आपने कोई पेमेंट को डिजाइन कर दिया, मान लीजिए आपने फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन कर दिया जिसमें आपने सब ग्रेड, फिर सब बेस, फिर बेस एंड सरफेस लेयर डिजाइन की। सरफेस लेयर के बाद आपने एक बिटूमेन की लेयर लगा दी, राइट। तो वो ये आपका क्या हो गया? फ्लेक्सिबल पेमेंट। उसके ऊपर फिर से आप ओवर लेयर कर दीजिए, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट का एक बिटूमेन का लेयर लगा दीजिए, तो आपकी वो क्या आती है? ओवर लेयर का आती है। मतलब एक लेयर के ऊपर जो एक लेयर आप प्रोवाइड कराते हैं उसको बोलते हैं आप ओवरले, राइट। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं आप ओवरले कौन सी होती है? तो आपके ऑप्शन है फ्लेक्सिबल ओवर रिजिड, रिजिड ओवर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल ओवर फ्लेक्सिबल या रिजिड ओवर रिजिड। तो जनरली आप रिजिड ओवर फ्लेक्सिबल भी यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल ओवर फ्लेक्सिबल भी यूज करते हैं, और रिजिड ओवर रिजिड भी यूज करते हैं। बट इस क्वेश्चन की बात कीजिए कि मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, तो मोस्ट कॉमनली जो आप यूज करते हैं वो आपका होता है फ्लेक्सिबल ओवर फ्लेक्सिबल। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्लेक्सिबल ओवर फ्लेक्सिबल, जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं आप ओवरले के केसेस में। और इस क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका, देखिए, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओवरले इज फ्लेक्सिबल ओवर फ्लेक्सिबल, राइट। रिजिड ओवर फ्लेक्सिबल, रिजिड ओवर रिजिड आर आल्सो यूज्ड बट फ्लेक्सिबल इज द मोस्ट प्रेफर्ड एंड यूज्ड पेमेंट। तो फ्लेक्सिबल ओवर फ्लेक्सिबल आपका मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं आप ओवरले के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द VDF, VDF बोले तो व्हीकल डैमेज फैक्टर। जो आपका व्हीकल डैमेज फैक्टर ऑफ ए लेन इफ द CVPD, CVPD मतलब आपका कमर्शियल व्हीकल पर डे, कमर्शियल व्हीकल पर डे। तो जो आपका व्हीकल डैमेज फैक्टर ऑफ ए लेन इफ द कमर्शियल व्हीकल पर डे इज ग्रेटर देन
1500 इन प्लेन टेरेन, तो उस केस में आपका व्हीकल डैमेज फैक्टर कितना होगा? तो व्हीकल डैमेज फैक्टर आपका लेन में अगर कमर्शियल व्हीकल पर डे अगर आपका 1500 से ज्यादा है किसमें, प्लेन टेरेन के केस में, तो उस केस में आपका व्हीकल डैमेज फैक्टर होगा 4.5। कितना होगा? 4.5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 4.5। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। द व्हीकल डैमेज फैक्टर इन प्लेन टेरेन इज 4.5 इफ द commercial vehicle per day is greater than 1500। इट मेनली डिपेंड ऑन द कमर्शियल व्हीकल एंड टेरेन। और जो ये हमारा व्हीकल डैमेज फैक्टर है ये डिपेंड करता है हमारा कमर्शियल व्हीकल कितना है और टेरेन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर बात की जाए 4.5 हमने इसमें कंसिडर किया तो इसमें हमारा टेरेन है प्लेन टेरेन, एंड जो हमारा कमर्शियल व्हीकल पर डे है वो हमारा ग्रेटर देन है 1500, तो इसलिए उस केस में आप 4.5 कंसिडर करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द व्हीकल डैमेज फैक्टर इन हिली टेरेन। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा व्हीकल डैमेज फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, किस टाइप का हमारा टेरेन है और हमारा कमर्शियल व्हीकल पर डे कितना है। अगर कमर्शियल व्हीकल पर डे हमारा 1500 से ज्यादा है प्लेन टेरेन, तो उस केस में आप व्हीकल डैमेज फैक्टर 4.5 लिए थे। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द व्हीकल डैमेज फैक्टर इन हिली टेरेन है, कौन सा हिली टेरेन है, और इस समय सीवीपीडी जो कमर्शियल व्हीकल पर डे है वो लेस देन किससे, 1500। उस केस में आपका व्हीकल डैमेज फैक्टर कितना होगा? तो उस केस में आपका व्हीकल डैमेज जो फैक्टर होगा वो होगा आपका 1.5। क्या होगा? 1.5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1.5। हिली टेरेन के केस में जब 1500 से कम हुआ आपका सीवीपीडी, अगर आपका प्लेन टेरेन है अब 1500 से ज्यादा होता है आपका कमर्शियल व्हीकल पर डे, तो उस केस में आप वीडीएफ लेते हैं, जो व्हीकल डैमेज फैक्टर लेते हैं वो लेते हैं आप 4.5। तो आपको ध्यान रखना दोनों में, प्लेन टेरेन के केस का और हिली टेरेन दोनों केस में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1.5। ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द VDF in hilly terrain is less than that in plain and rolling terrain, so it is 1.5 because hill road does not have traffic as plain terrain। तो सही बात है कि हिली रोड में आपको जो ट्रैफिक होता है वो प्लेन टर्न के कंपेयर में क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए आपका जो व्हीकल डैमेज फैक्टर है वो आप कम कंसिडर करते हैं एज ए कंपेयर टू प्लेन टर्न के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डेप्थ ऑफ रटिंग क्रिटेरियन इज ऑब्टेन बाय। और सबसे पहले रटिंग, रटिंग ये अपने फेलियर, आपको जैसे मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि रटिंग ये आपका फेलियर होता है। तो जो आपके जनरली आप हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव कर रहे होंगे तो आप आउटर साइड देखेंगे, रोड के आउटर साइड, उस इसमें जो आउटर व्हील के कारण जो हमारा आपका जो हैवी जो व्हीकल लोड होते हैं उनके कारण, जो आउटर व्हील लोड के कारण जो आउटर साइड रोड होती है हॉरिजॉन्टल कर्व में, उस साइड आपको एक रट जैसा फेलियर डेवलप दिखेगा, उसको आप रटिंग फेलियर बोलते हैं। तो जो रटिंग फेलियर की जो डेप्थ होती है वो आप को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है माइक्रो स्ट्रेन, मैक्रो स्ट्रेन, ट्रैफिक या इलास्टिक मॉडुलस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए माइक्रो स्ट्रेन से। तो आपका जो यहाँ पे रटिंग फेलियर होता है वो आपका स्ट्रेन होता है, ये आपका वर्टिकल स्ट्रेन होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए माइक्रो स्ट्रेन। ये रहा हमारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। बेस्ड ऑन रिसर्च, जो रिसर्च के बेस्ड पे आपका जो रटिंग क्रिटेरियन है वो डिपेंड करता है ऑन वर्टिकल स्ट्रेन में, इसको आप जनरली माइक्रो स्ट्रेन भी बोलते हैं। जो वर्टिकल स्ट्रेन ऑन सबग्रेड, जो सबग्रेड पे आपका जो वर्टिकल स्ट्रेन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, करूंगा यही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, क्रैक को डेवलप करने में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए माइक्रो स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जिसको आप किससे डिनोट करते हैं, जिसको आप डी से डिनोट करते हैं, जो कि आपका मॉडिफाइड मॉडिफाइड सीबीआर मेथड बोल सकते हैं, या इसी को आप बोल सकते हैं कम्युलेटिव स्टैंडर्ड लोड एक्सेल रिपीटिशन, कम्युलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड रिपीटिशन, जो अकॉर्डिंग टू IRC 37/1984 के हैं। उसमें आपका जो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है जिसको आप डी से डिफाइन करते हैं, वो पूछ रहा है कि द लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑन अनडिवाइडेड रोड्स, ध्यान रखिए अनडिवाइडेड रोड्स विथ सिंगल लेन कैरिजवे। तो ये आपका सिंगल लेन और सिंगल कैरिजवे का कॉन्सेप्ट है, उस केस में आप लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना लेके चलते हैं? तो जो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होती है ये आपके लेन और कैरिजवे पे डिपेंड करती है, राइट। तो जो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो अनडिवाइडेड रोड है और सिंगल लेन कैरिजवे है आपकी, तो उस केस में लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप जनरली लेके चलते हैं 1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1। तो ये तो बात हुई आपके
इस क्वेश्चन की। लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, आप सिंगल लेन कैरिजवे है और अनडिवाइडेड रोड है तो उस केस में आप जनरली लेके कितना चलते हैं, जिसको आप डी से डिनोट करते हैं, इसको लेके चलते हैं आप 1। अगर बात हो रही है आपके सिंगल कैरिजवे है और सिंगल कैरिजवे में आपका 2 लेन रोड है तो उस केस में आप लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना लेके चलते हैं, 0.5। कितना लेके चलते हैं, 0.5। और आपकी सिंगल कैरिजवे ही है और अगर आपकी 4 लेन रोड है तो उस केस में आप लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.4 लेके चलते हैं, राइट। ये तो बात हो गई सिंगल कैरिजवे की। अगर आपका डुअल कैरिजवे है और 2 लेन रोड है तो उस केस में आप लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लेके चलते हैं 0.75। और अगर आपका डुअल कैरिजवे 3 लेन है तो उस केस में आप लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लेके चलते हैं 0.6। और अगर आपके डुअल कैरिजवे है और 4 लेन रोड है तो उस केस में आप जो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है वो आप लेके चलते हैं 0.45। तो ये डाटा आपको याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप अनडिवाइडेड सिंगल लेन और सिंगल कैरिजवे है, सिंगल लेन रोड है, उस केस में आपको होता है 1। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1। ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज अज्यूम्ड एज 1 ऑन अनडिवाइडेड रोड विद सिंगल कैरिजवे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द लीस्ट लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वैल्यू इज लीस्ट फॉर। जो लीस्ट लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, सिंगल लेन में, डबल लेन में, 3 लेन में, 4 लेन में। तो जो हमारी लीस्ट लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो हमारी हमारी होती है 0.45, जो कि होती है हमारी कहाँ, 4 लेन में, डुअल कैरिजवे और 4 लेन में। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 लेन। अभी एक बात आपको ध्यान दे दूं कि आपका डुअल कैरिजवे में 4 लेन में वैल्यू होती है 0.45 और सिंगल कैरिजवे के 4 लेन में कितनी होती है, 0.4। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस क्वेश्चन में तो आपको ना सिंगल कैरिजवे ना डुअल कैरिजवे बोला है, ओनली आपको बोला है लीस्ट लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वैल्यू इज लीस्ट। तो आपकी किस लेन में होती है, वो आपकी लेन में होती है किसमें, 4 लेन में। लेकिन अगर यहीं पे आ जाता क्वेश्चन में कि डुअल कैरिजवे, तो डुअल कैरिजवे के 4 लेन में कितनी होती है, 0.45 और सिंगल कैरिजवे के 4 लेन में कितनी होती है, 0.4। तो जो लिस्ट आपकी लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वैल्यू होती है वो लिस्ट होती है सिंगल कैरिजवे के 4 लेन में। तो 4 लेन ऑन सिंगल कैरिजवे में आपकी होती है वैल्यू 0.4। ये आपको ध्यान रखना है। अगर डुअल कैरिजवे 4 लेन की बात करेगा तो उसके इसमें वैल्यू होती है 0.45। तो ध्यान रखिएगा कि इस कॉन्सेप्ट को कि एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैं आपको जनरली डिस्कस कर दिया। ये बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 लेन। ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द लीस्ट लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज लीस्ट 4 लेन हाईवे विच इज 0.45। ये कहा होती है, डुअल कैरिजवे के केस में होती है। बिकॉज एनी व्हीकल कैन मूव इट इन इट्स ओन लेन एंड इट इज इंडिपेंडेंट सो इट लेस। और इसमें जो हमारा व्हीकल होता है वो खुद के लेन में मूव कर रहा होता है, खुद के लेन में, जो इंडिपेंडेंट होता है। सो इस कारण हमारी इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस होती है। तो ये जो वैल्यू दी है आपको, ये आपको डुअल कैरिजवे की दी है। अगर सिंगल कैरिजवे 4 लेन की बात करो उसके समय वैल्यू होती है 0.4। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द जॉइंट फिलिंग सैंड शुड हैव फाइनेंस आर। तो जो आपके जॉइंट बनाते हैं, आप जो पेमेंट में जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं, ट्रांसफर जॉइंट, लैंगोनट जॉइंट या एक्सपेंशन जॉइंट, तो उन जॉइंट्स में जो हमारा फिलिंग प्रोवाइड कराते हैं, जो सैंड का फिलिंग प्रोवाइड करते हैं, उसका जो फाइनेंस होता है, साइज होता है, उसका फाइनेंस कितना होता है। तो आपके पास ऑप्शन है 75 माइक्रोन्स का, 85 माइक्रोन्स, 95 या 100। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 75 माइक्रोन्स। ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द जॉइंट फिलिंग सैंड शुड हैव पास्ड 2.36 mm and fines should pass 75 microns to be used in highway construction। तो जो जॉइंट फिलिंग आप सैंड होती है वो आपके पास होती है 2.36 mm, एज जो का फाइन होता है वो शुड पास होना चाहिए 75 माइक्रोन्स। तो उसको यूज करते हैं आप हाईवे कंस्ट्रक्शन में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द मेजर स्ट्रेसेस इन सीसी पेमेंट। तो जो मेजर स्ट्रेस होते हैं हमारे सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, या इसी को आप रिजिड पेमेंट बोल सकते हैं, वो हमारे कौन कौन से मेजर स्ट्रेस होते हैं। आपके पास ऑप्शन है बेल लोड स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस, व्हील लोड एंड वार्पिंग स्ट्रेस या फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, व्हील लोड स्ट्रेस एंड वार्पिंग स्ट्रेस। ये जो हमारे स्ट्रेस होते हैं ये हमारे मेजर स्ट्रेस होते हैं रिजिड पेमेंट में या सीमेंट कंक्रीट के
पेमेंट में। अब बात कर लेते हैं इन स्ट्रेस के बारे में। तो जो व्हील लोड स्ट्रेस होता है इसी को आप जनरली लोड स्ट्रेस भी बोलते हैं। जो आपके व्हीकल के लोड के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है पेमेंट में, वो आपका व्हील लोड स्ट्रेस होता है। वार्पिंग स्ट्रेस जो होता है वो आपके डे नाइट टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको आप वार्पिंग स्ट्रेस बोलते हैं। और बात की जाए फ्रिक्शनल स्ट्रेस की, तो फ्रिक्शनल स्ट्रेस आपका सीजनल टेम्परेचर के वेरिएशन में, सीजनल टेम्परेचर के वेरिएशन में, मान लीजिए समर का सीजन है या विंटर सीजन, तो उस सीजनल टेम्परेचर के वेरिएशन में जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको आप बोलते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो आपको ध्यान रखना है वार्पिंग स्ट्रेस होता है डे नाइट का जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है उसके कारण जो डेवलप होता है उसको हम लोग वार्पिंग स्ट्रेस बोलते हैं। और फ्रिक्शनल स्ट्रेस होता है जो सीजनल टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम लोग फ्रिक्शनल स्ट्रेस बोलते हैं। और व्हील लोड स्ट्रेस या इसी को आप लोड स्ट्रेस बोलते हैं, जो हमारा लोड के कारण, व्हीकल के लोड के कारण, व्हीकल के व्हील लोड के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको आप बोलते हैं लोड स्ट्रेस या व्हील लोड स्ट्रेस बोलते हैं। तो जो इनमें से मेजर स्ट्रेस होता है वो हमारा व्हील लोड एंड वार्पिंग स्ट्रेस, ये हमारे मेजर स्ट्रेस होते हैं। ये लोड व्हील लोड स्ट्रेस होता है लोड के कारण, और वार्पिंग स्ट्रेस होता है टेम्परेचर वेरिएशन के कारण। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। बात की जाए इस क्वेश्चन के, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, व्हील लोड एंड वार्पिंग स्ट्रेस। ये रहा आपके क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। द मेजर स्ट्रेस इज कास्ड ड्यू टू व्हील लोड एंड टेम्परेचर, रिमेनिंग ऑल आर द माइनर स्ट्रेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के। तो यूनिट ऑफ के क्या होती है। अब के यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जो आप रिजिड पेमेंट में डिजाइन पैरामीटर पढ़ते हैं उसमें आप मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन देखते हैं। तो जो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन होता है उसको आप के से डिनोट करते हैं। और उसको जो यूनिट होती है उसकी यूनिट होती है केजी पर सेंटीमीटर का क्यूब। क्या होती है, केजी पर सेंटीमीटर का क्यूब। और मॉडुलस ऑफ रिएक्शन का जो फार्मूला होता है वो आपका के इक्वस टू टी अपान डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो कि 0.125 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पी होता है आपका लोड। क्या होता है आपका पी, यहाँ पे आपका जो आपका लोड प्रोवाइड कराते हैं तो वो होता है। तो ध्यान रखना है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है केजी पर सेंटीमीटर का क्यूब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, केजी पर सेंटीमीटर का क्यूब। ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इज द प्रेशर पर डिफ्लेक्शन यूनिट। जो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन होता है जिसको आप के से डिनोट करते हैं, ये होता है आपका प्रेशर पर यूनिट डिफ्लेक्शन। प्रेशर जो पी होता है आपका वो प्रेशर होता है अपॉन डेल, डेल होता है आपका डिफ्लेक्शन जो पर यूनिट आप लेते हैं, और डिफ्लेक्शन आप कंसिडर करके चलते हैं 0.125 सेंटीमीटर। तो मतलब 0.125 सेंटीमीटर के डिफ्लेक्शन में जितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप बोलते हैं मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, जिसको आप कैसे डिनोट करते हैं। और इसको आप फाइंड आउट करते हैं वेस्टरगार्ड फॉर डिफ्लेक्शन एनालिसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिफ्लेक्शन इन वेस्टरगार्ड एनालिसिस इज। जैसे कि जस्ट आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया, जो वेस्टरगार्ड एनालिसिस में जो डिफ्लेक्शन होता है आप कितना कंसीडर करके चलते हैं, वो आप लेके चलते हैं 0.125 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 0.125 सेंटीमीटर। और ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। The deflection is assumed as 0.125 centimeter in Westergaard analysis. It is a constant value for the deflection for modulus of subgrade reaction. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट इज। तो पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट की कितनी होती है, तो पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट की होती है 0.15। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 0.15। ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट इज मोस्टली एज्यूम 0.15, हाउएवर इट मे बी लाई 0.13 एंड 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द स्टिफनेस ऑफ स्लैब मेनली डिपेंड्स ऑन। तो स्लैब का जो स्टिफनेस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका ऑप्शन है रेडियस ऑफ व्हील पे, रेडियस ऑफ रोटरी पे, रेडियस ऑफ रिलेटिव पेमेंट पे, या रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस पे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। तो जो स्लैब का जो स्टिफनेस होता है वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस को। और जो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस होता है इसको आप डिनोट करते हैं एल से। और रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का फार्मूला होता है एल इक्वस टू ई एच क्यू अपॉन 12 के अंडर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस म्यू स्क्वायर का होल पावर, टोटल का होल पावर 1/4। ये आपका रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का फार्मूला होता है। यहाँ पे ई होता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एच होता है आपकी जो पेमेंट की आपकी थिकनेस हो गई, के होता है आपका जो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, और म्यू होता है आपका पॉइजन रेशियो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो स्टिफनेस ऑफ स्लैब होती है वो डिपेंड कर लिया आपकी रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस पे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी।
और ये रहा उसका द रेडियस ऑफ रेडियोसिपनेस मेनली डिपेंड्स ऑन सॉइल सबग्रेड रिएक्शन। और सॉइल सबग्रेड रिएक्शन जो होता है आपका मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन कितना होता है के, तो मेनली उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ एनी लोड इज प्लेस्ड एट इंटीरियर अवे फ्रॉम ऑल एज देन इट इज कॉल्ड। तो मतलब आपका जैसे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो आपके जो रोड की पेमेंट होती है उस पेमेंट में आपका कॉर्नर पॉइंट होता है, कॉर्नर एज एंड इंटीरियर होता है। जो सेंटर का पोर्शन होता है जो चारों साइड के एज के अवे होता है उसको आप इंटीरियर पोर्शन बोलते हैं, और एज पोर्शन जो साइड का होता है उसको आप एज पोर्शन बोलते हैं। और जो आपके कॉर्नर्स होते हैं उसको कॉर्नर, इनमें जो लोडिंग होती है तो कॉर्नर में जो लोडिंग होती है उसको कॉर्नर लोडिंग बोलते हैं, एज में जो लोडिंग होती है उसको एज लोडिंग बोलते हैं, और जो आपके इंटीरियर में लोडिंग होती है उसको इंटीरियर लोडिंग बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि अगर लोडिंग आपकी कहाँ है, इंटीरियर में है, जो अवे फ्रॉम ऑल एज और सभी एज के अवे है, तो उस लोडिंग को आप क्या बोलेंगे, तो उस लोडिंग को आप बोलेंगे इंटीरियर लोडिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटीरियर लोडिंग। और ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, द लोडिंग दैट टेक प्लेस इनसाइड ऑफ द पेमेंट अवे फ्रॉम ऑल एजेस इज कॉल्ड इंटीरियर लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिस्टेंस एट विच द क्रैक इज डेवलप्ड इज गिवन बाय। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, तो जो आपका जो पेमेंट होता है जैसे मैंने आपको बताया कॉर्नर आपका होता है, एज होता है और इंटीरियर होता है। तो जो कॉर्नर पॉइंट पे, कॉर्नर पोजीशन पे, कॉर्नर की लोकेशन पे जो क्रैक डेवलप्ड होता है, तो जो क्रैक डेवलप्ड होता है वो कितने डिस्टेंस पे डेवलप होता है वो फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। तो द डिस्टेंस एट विच द क्रैक इज डेवलप्ड कहाँ पे, कॉर्नर पोजीशन पे होता है, उसका फार्मूला होता है आपका फाइंड आउट करने का 2.58 अंडर रूट ए एल। क्या होता है 2.58 अंडर रूट ए एल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 2.58। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो कॉर्नर लोडिंग के कारण जो क्रैक डेवलप्ड होता है तो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो कितनी डिस्टेंस होती है, उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है 2.58 अंडर रूट ए एल। इतने डिस्टेंस में आपका क्रैक क्या करता है, डेवलप्ड करता है। तो ए कहाँ, यहाँ पे क्या है, ए है आपका रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया, राइट, और एल होता है आपका रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। जो आपने अभी देखा रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, उसका फार्मूला एल इक्वल टू ई एच क्यू अपॉन 12 के ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू स्क्वायर का होल पावर, पूरे का होल पावर 1/4। ये होता है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ए होता है रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया, राइट, और आप यहाँ से वैल्यू को पुटअप कर देंगे और आपको राइट आंसर आ जाएगा क्रैक का डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 2.58 अंडर रूट ए एल। और ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द डिस्टेंस इज गिवन बाय द इक्वेशन 2.58 अंडर रूट ए एल वेयर ए इज द रेडियस ऑफ व्हील डिस्ट्रीब्यूशन, या ए एस जो आप बोलते हैं रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया, या रेडियस ऑफ व्हील डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, और एल होता है आपका रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द गैप प्रोवाइडेड इन स्लैब। तो स्लैब में, स्लैब जो आप प्रोवाइड करते हैं, स्लैब आप जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें जो एक स्लैब से दूसरे स्लैब के बीच में जो गैप होता है वो आप कितना गैप प्रोवाइड करते हैं। तो उसके करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए 20 mm। तो 20 mm का गैप प्रोवाइड करते हैं आप इस स्लैब के बीच में। और ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, द स्लैब आर प्रोवाइडेड विथ ए गैप ऑफ यूजली 20 mm फॉर एक्सपेंशन इन समर सीजन। तो आपका जनरली आपको पता है कि समर सीजन में आपका जो क्या होता है, स्लैब एक्सपेंशन होता है, उस केस में आप गैप प्रोवाइड करते हैं 20 mm का। और विंटर सीजन में आपका जो स्लैब होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द स्ट्रेस इन पेमेंट चेंजेस। तो जो पे स्ट्रेस इन पेमेंट चेंजेस क्या होता है आपका, जो पेमेंट में जो आपका स्ट्रेस होता है, चेंज होता है, वो कैसे होता है, डेली होता है, सीजनली होता है, एनुअली होता है, डिपेंड ऑन पेमेंट होता है। तो बात की जाए जो पेमेंट में हमारा स्ट्रेस होता है वो हमारा तो डेली, सीजनली या एनुअल होता ही है, बट एक्चुअली अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो इनके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस होता है आपके पेमेंट में वो तो जनरली आपका हर मिनट में चेंज होता है, हर मिनट में या हर हावर में आपका स्ट्रेस चेंज होता है, पर उसको कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसलिए उसको मिनिमम जो हम लोग लेके चलते हैं वो डेली लेके चलते हैं। तो जो स्ट्रेस इन पेमेंट होता है वो आपका क्या होता है, डेली होता है। तो ये आपको डेली भी होता है, ऐसा नहीं कि सीजनल नहीं होता, सीजनल भी होता है और एनुअली भी होता है, बट
अगर बात की जाए तो होने के लिए तो वो हर मिनट में और हर हावर में भी होता है, पर उसको फाइंड आउट उसका कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, इसलिए आप मिनिमम तो कम से कम डेली कंसिडर करके चलते ही हैं। तो द स्ट्रेस इन पेमेंट चेंजेस इन डेली, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, डेली। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। एक्सप्लेनेशन है आपका, द स्ट्रेस इन पेमेंट चेंज डेली अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑन सरफेस, actually it change every minute but we can't calculate it for every minute, so assumption is taken it change daily। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पेसिंग ऑफ जॉइंट्स डिपेंड्स ऑन, तो जो आप पेमेंट में जॉइंट प्रोवाइड करते हैं उसकी स्पेसिंग किस पे डिपेंड करती है, और आपके पास ऑप्शन है टाइप ऑफ जॉइंट, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ मटेरियल, या सेम फॉर ऑल जॉइंट्स। तो ये डिपेंड करती है आपकी टाइप ऑफ जॉइंट, जो आप पेमेंट में जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं रिजिड पेमेंट में, वो डिपेंड, उसके बीच की जो स्पेसिंग है वो डिपेंड करती है कि आपका किस टाइप का जॉइंट है, तो वो आपका डिपेंड करती है टाइप ऑफ जॉइंट पे। तो क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अब टाइप ऑफ जॉइंट की बात हो रही है तो आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होता है आपका, आपका एक्सपेंशन जॉइंट होता है, राइट, और आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम लोग स्पेसिंग प्रोवाइड कराते हैं। और ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, द स्पेसिंग बिटवीन द टू जॉइंट्स डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ जॉइंट्स, राइट। इट में बी 4.5 मीटर हम लोग जॉइंट प्रोवाइड स्पेसिंग प्रोवाइड कराते हैं किसके लिए, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट का, और 3.5 मीटर के हम लोग स्पेसिंग प्रोवाइड कराते हैं ट्रांसवर्स जॉइंट में। तो ये भी हम लोग ध्यान रखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द स्ट्रेसेस आर फाउंड इन हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ रिजिड पेमेंट, तो जो स्ट्रेस आप फाइंड करते हैं रिजिड पेमेंट में, वो आप कितने प्लेसेस में फाइंड आउट करते हैं। आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 या 4, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। आप जो स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं रिजिड पेमेंट में वो आप 3 प्लेसेस में फाइंड आउट करते हैं। वो आपके 3 प्लेसेस हैं, आपको पता है जैसे कि मैं बता चुका, आपको जो पेमेंट है उसमें से इंटीरियर लोडिंग होती है, आपकी एज लोडिंग होती है, और आपका क्या होता है कॉर्नर लोडिंग होती है। ये तो आपकी लोडिंग हो गई। जो स्ट्रेस होता है, तो आपको जर्नली आप बताता हूँ कि स्ट्रेस होता है आपका लोड स्ट्रेस, जिसको आप व्हील लोड स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, वार्पिंग स्ट्रेस एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ये 3 टाइप के स्ट्रेस को आप फाइंड आउट करते हैं रिजिड पेमेंट में। लोड स्ट्रेस जो आप व्हील लोड के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको आप व्हील लोड स्ट्रेस बोलते हैं या लोड स्ट्रेस भी बोलते हैं। वार्पिंग स्ट्रेस होता है जो डे नाइट का टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको आप वार्पिंग स्ट्रेस बोलते हैं। और बात आती है फ्रिक्शनल स्ट्रेस की, तो फ्रिक्शनल स्ट्रेस होता है जो आपका सीजनल टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, सीजनल मतलब समर और विंटर के सीजन, जो सीजनल टेम्परेचर का वेरिएशन होता है इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है पेमेंट में उसको आप बोलते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो ये 3 टाइप के मेजर हमारे स्ट्रेस डेवलप्ड होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी लोडिंग होती है जो आपकी वो होती है इंटीरियर लोडिंग होती है, एज लोडिंग होती है और कॉर्नर लोडिंग होती है पेमेंट में। तो इस डाटा आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, 3। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, द स्ट्रेस आर फाउंड इन 3 पार्ट्स पेमेंट, दे आर इंटीरियर एज और कॉर्नर, इंटीरियर एज और कॉर्नर पे। और जो कौन कौन से स्ट्रेस फाउंड होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम फटीग रेशियो ऑफ रिजिड पेमेंट, तो मैक्सिमम जो फटीग रेशियो होता है रिजिड पेमेंट में वो कितना होता है हमारा, और हमारे पास ऑप्शन है 0.45, 0.65, 0.8, 0.9। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 0.9। तो मैक्सिमम फटीग रेशियो होता है रिजिड पेमेंट में हमारा कितना, 0.9। और आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, फॉर ए रिजिड पेमेंट द फटीग रेशियो ऑफ द पेमेंट इज 0.45 टू 0.9। तो जो रिजिड पेमेंट का जो फटीग रेशियो वो हमारा वेरी करता है 0.45 से 0.9 के बीच में। और इफ इन एनी केस द वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 0.9, और किसी भी केस में इसकी वैल्यू 0.9 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो मतलब आपकी मैक्सिमम जो वैल्यू हो गई वो फटीग रेशियो की इन रिजिड पेमेंट में वो हो गई आपकी 0.9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिजाइन लोड इज टेकन एज, इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस भी डिस्कस कर चुके हैं। जो डिजाइन लोड हम लोग कंसिडर करते हैं वो हम लोग करते हैं 98 परसेंटाइल लोड के अकॉर्डिंग, किसमें, तो जो हम लोग डिजाइन यहाँ पे लोड की बात हो रही है, अगर बात की जाए आपकी डिजाइन स्पीड की, तो जो डिजाइन स्पीड आप कंसिडर करते हैं 98 परसेंटाइल स्पीड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बात हो रही है डिजाइन लोड, तो डिजाइन लोड आप टेकन लेते हैं 98 परसेंटाइल लोड के अकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। The load considered is 98 percentile load which is exceeded only by 2% of vehicle. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
द लोड सेफ्टी फैक्टर एज्यूम्ड इज, जो लोड सेफ्टी फैक्टर होता है आप उसको जनरली कितना एज्यूम करके चलते हैं, तो जनरली आप लोड सेफ्टी फैक्टर एज्यूम करके चलते हैं 1 एज ए कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बात की जाए हैवी कमर्शियल व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लोड सेफ्टी फैक्टर आप लेके चलते हैं 1.2। क्या लेके चलते हैं 1.2, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1.2। ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द लोड सेफ्टी फैक्टर इज एज्यूम्ड एज 1.2 फॉर हैवी कमर्शियल व्हीकल, इट मे बी इवन हायर इफ इट इज अनडिवाइडेड पेमेंट, तो अगर अनडिवाइडेड पेमेंट तो ये वैल्यू और भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नो वार्पिंग स्ट्रेस इज डेवलप्ड इफ द टेम्परेचर, वार्पिंग स्ट्रेस डेवलप हमारा कब होता है, जब हमारा डे नाइट का क्या होता है, टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। तो वार्पिंग स्ट्रेस डेवलप कब नहीं होगा, जब हमारा टेम्परेचर का वेरिएशन होगा ही नहीं। तो मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ए कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा उस केस में वार्पिंग स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। और ये रहा उसका एक्सप्रेशन, द टेम्परेचर मस्ट रिमेन द सेम एट बोथ टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्लैब टू प्रिवेंट वार्पिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वार्पिंग स्ट्रेस इज डिपेंडेंट ऑन, जो वार्पिंग स्ट्रेस होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ स्लैब पे, लेंथ एंड विड्थ ऑफ स्लैब पे, थिकनेस ऑफ स्लैब पे, या वाटर कंटेंट स्लैब पे। जो वार्पिंग स्ट्रेस होता है वो आपका डिपेंड करता है लेंथ एंड विड्थ ऑफ स्लैब दोनों पे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द वार्पिंग स्ट्रेस इज ड्यू टू द वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ द पेमेंट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर रिजिड पेमेंट, तो मिनिमम फैक्टर हमारा फॉर सेफ्टी इन रिजिड पेमेंट में हमारा क्या होता है, आपका पास ऑप्शन है 1, 1.1, 1.5, 1.7। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1.1। ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.1 एंड इफ इट डजंट satisfy then the payment thickness is revised। अगर आपका ये फैक्टर जो सेफ्टी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.1 अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता पेमेंट की थिकनेस को, तो इस केस में आप पेमेंट की थिकनेस को क्या करते हैं, रिवाइज्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड क्वालिटी रिक्वायर्ड ऑफ द लो वैल्यूम रोड्स, तो मिनिमम जो ग्रेड क्वालिटी होती है रिक्वायर्ड होती है लो वैल्यूम रोड की, वो कितनी होती है, तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका M30। क्या है M30, तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो लो वैल्यूम रोड जो मिनिमम जो आपकी ग्रेड क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है वो होती है M40, पर अगर आपकी लो वैल्यूम रोड है तो उस केस में आप M30 आपकी मिनिमम ग्रेड क्वालिटी होती है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी M30। ये रहा आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द मिनिमम ग्रेड रिक्वायर्ड इज M40 बट फॉर लो वैल्यूम रोड M30 रोड कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डोवेल बार आर प्रोवाइडेड, तो डोवेल बार जो आप प्रोवाइड कराते हैं वो किस डायरेक्शन में प्रोवाइड कराते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में, लिटरली में, एनी डायरेक्शन में, या इन बेस ऑफ पेमेंट में। तो जो डोवेल्स बार प्रोवाइड कराते हैं आप, ये आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड कराते हैं। डोवेल बार का काम क्या होता है, डोवेल बार का जो आपका काम होता है ये आपका क्या करता है, लोड जो होता है तो ट्रांसफर करता है एक स्लैब से दूसरे स्लैब में, तो इस बेसिस पे आप डोवेल बार प्रोवाइड कराते हैं अपने पेमेंट में, राइट। और दूसरा जो इसका मेन काम होता है, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन को बिटवीन स्लैब एट जॉइंट, जॉइंट में जो हमारा डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। और जो हमारा ये लोड को है ट्रांसफर करता है, लोड को, व्हील लोड जो है उसको ट्रांसफर करता है एक स्लैब से दूसरे स्लैब में। तो ये मेन पर्पज होता है डबल बार को प्रोवाइड कराना। इस डबल बार को हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो पेमेंट के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए लॉन्गिट्यूडनली। ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेन, द डोवेल बार प्रोवाइड मोस्टली इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिनिमम डायमीटर ऑफ डोवेल बार इज, तो डोवेल बार का जो मिनिमम डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो डोवेल बार का जो हमारा मिनिमम डायमीटर होता है वो होता है हमारा 25 mm। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, डोवेल बार का जो मिनिमम डायमीटर होता है वो होता है हमारा 25 mm। ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, द मिनिमम डायमीटर ऑफ डोवेल बार यूज्ड इन पेमेंट ऑफ लोड ट्रांसफर इज 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द डोवेल शुड ट्रांसफर, जो डोवेल बार है जो लोड को ट्रांसफर करता है वह एक स्लैब से दूसरे स्लैब में वो कितना ट्रांसफर करता है। आपके पास ऑप्शन है 40% ऑफ सेफ लोड, 40% ऑफ डिजाइन लोड, 45% ऑफ सेफ लोड या 45% ऑफ डिजाइन लोड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 40% ऑफ डिजाइन लोड को क्या करता है, डोवेल बार ट्रांसफर करता है। तो ये आपको ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द टोवेल्स आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट शुड बी एबल टू ट्रांसफर 40% ऑफ द डिजाइन एक्सेल लोड। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके गेट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पे हैं, जो कि गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको आप मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। और गेट के सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो आपको यहाँ से बहुत ही ध्यान से समझना है। और सभी के सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान से समझना है। यहाँ से अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए आपने सभी को डिस्कस किया, सभी के बारे में आपने आपको डिटेल में उसके बारे में मैंने बताया, और उसके बारे में डिटेल मैंने पूरे फार्मूले से लेकर पूरा कॉन्सेप्ट बताया। अब यहाँ से गेट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो जो स्टार्ट करते हैं हम लोग गेट के बेस्ड पे जो क्वेश्चन है, जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं गेट में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो गेट बेस्ड पे है कि द penetration value of a bitumen sample tested at 25 degrees Celsius is 80, right? When this sample is heated to 60 degrees Celsius and tested again, the needle of the penetration test apparatus penetrate the bitumen sample by D mm. The value of D cannot be less than mm. अब देखिए क्वेश्चन है, जो गेट के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। सबसे पहले इनके क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। तो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पेनिट्रेशन वैल्यू है किसी बिटूमेन सिंपल की, उसको हम लोग टेस्ट किए है। और कितने टेस्ट किया, 25 डिग्री सेल्सियस पे उसको जो हमारी पेनिट्रेशन वैल्यू आई कितनी आई, 80 आई, राइट। जो पेनिट्रेशन वैल्यू आई बिटूमेन सिंपल की 25 डिग्री सेल्सियस में टेस्ट करने पे कितनी आई, 80 आई। ध्यान दीजिएगा, व्हेन आप सिंपल को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे, और टेस्ट को क्या कर रहे हैं, फिर से अगेन कर रहे हैं। तो आपसे जो नीडल के जो पेनिट्रेशन टेस्ट apparatus में जो नीडल यूज करते हैं उसमें आपके बिटूमेन सैंपल में जो पेनिट्रेशन वैल्यू है वो पूछ रहा है कि द वैल्यू जो होती है डी की, उसको कैन नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होनी चाहिए। और आपके पास ऑप्शन है 80, 70, 20 या 40। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 80। क्योंकि जो आप बिटूमेन सैंपल का जो पेनिट्रेशन टेस्ट आप करते हैं वो आप टेस्ट को करते ही हैं 25 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में। आपके जो पेनिट्रेशन टेस्ट होता है तो जो बिटुमेन सैंपल का जो पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं जिसमें आपकी जो पेनिट्रेशन वैल्यू आई है 25 डिग्री सेल्सियस में, वो वैल्यू है कितनी, 80 आई है। और जो आपका जो टेस्ट करते हैं, ये टेस्ट आपको जो करते हैं ये लाई करता है 25 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे 80 वैल्यू आ गई पेनिट्रेशन की वैल्यू, तो अगर 60 डिग्री सेल्सियस में आप पेनिट्रेशन की वैल्यू देखेंगे तो हमेशा क्या होगी, 80 से तो ज्यादा ही आएगी। तो वही वाली बात है कि द वैल्यू ऑफ डी जो है वो कैन नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होनी चाहिए, वो 80 से कम तो आ ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि अगर 25 डिग्री सेल्सियस में पेनिट्रेशन वैल्यू आपकी 80 है तो 60 डिग्री सेल्सियस में 80 से क्या होगी, ज्यादा ही होगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 80। ये रहा आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द करेक्ट आंसर इज 80 because as the temperature raise from 25 to 60 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस में अगर 80 है तो आप टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर कहाँ कर रहे हैं, 60 डिग्री सेल्सियस में। तो द विस्कोसिटी ऑफ बिटुमेन क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड दस द पेंट्रेशन वैल्यू शुड बी मोर देन 80 mm इन एनी केस। तो जो पेंट्रेशन वैल्यू होगी 80 mm से ज्यादा आएगी किसी भी केसेस में। तो इसलिए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब फ्री फ्लो स्पीड ऑफ ए ट्रैफिक स्ट्रीम। तो जो आपके गिवन ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो फ्री फ्लो की स्पीड को वेरीफाई नहीं करता है, डिस्क्राइब नहीं करता है। ये आपसे पूछा है, डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब नहीं करता, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, राइट।
फ्री फ्लो स्पीड। तो सबसे पहले आपको जानना होगा फ्री फ्लो स्पीड क्या होती है। तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुका। फ्री फ्लो स्पीड या फ्री मीन वेलोसिटी जिसको आप बोलते हैं, ये आपकी फ्री फ्लो स्पीड जब आपका कोई भी व्हीकल है जो रेड रोड पे ट्रेवल कर रहा है और वो भी फ्रीली ट्रेवल कर रहा है, मतलब उसमें कोई भी आपका ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, कोई भी लेन का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है, और वहाँ पे फ्रीली मूव कर रहा है, कोई भी पेडेस्ट्रियन सिग्नल नहीं है, मतलब आपका व्हीकल फ्रीली स्पीड से मूव कर सके, इस टाइप की जो स्पीड होती है उसको आप बोलते हैं फ्री फ्लो स्पीड, राइट। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो फ्री फ्लो स्पीड को डिस्क्राइब नहीं करता है? तो अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन में। फ्री फ्लो स्पीड इज द स्पीड व्हेन फ्लो इज नेग्लिजिबल। तो सही बात है। अगर हमारा फ्लो क्या होगा कि हमारा कोई भी आसपास वाहन नहीं है, कोई भी हमारा ट्रैफिक फ्लो नहीं है और फ्लो एकदम नेग्लिजिबल है, तो उस केस में आपका फ्री फ्लो स्पीड मूव करेगा। तो ये तो आंसर क्या हुआ, आपको वेरीफाई करता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको आंसर देना कैन नॉट बी वेरीफाई, राइट। तो इस केस में हमारा ये आंसर तो नहीं होगा। सेकंड क्या बोलता है कि फ्री फ्लो स्पीड इज द स्पीड व्हेन डेंसिटी इज नेग्लिजिबल। अगर आपके रोड में जो डेंसिटी होगी वो नेग्लिजिबल होगी, तो उस केस में आपका फ्री फ्लो स्पीड मूव कर सकेगा इजिली। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका कि फ्री फ्लो स्पीड इज अफेक्टेड बाय ज्योमेट्री एंड सरफेस कंडीशन ऑफ द रोड। तो जो फ्री फ्लो स्पीड है वो अफेक्ट करता है ज्योमेट्री एंड सरफेस कंडीशन ऑफ द रोड। तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन है आपका कि फ्री फ्लो स्पीड एट विच फ्लो इज मैक्सिमम कैन डेंसिटी इज ऑप्टिमम। तो फ्री फ्लो हमारा एक ऐसा फ्लो होता है जो हमारा फ्लो क्या हो, मैक्सिमम फ्लो हो, और हमारी डेंसिटी क्या हो, ऑप्टिमम हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब फ्री फ्लो स्पीड। तो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो केस है जो फ्री फ्लो स्पीड हमारी क्या हो, जहाँ पे फ्लो हमारा मैक्सिमम हो और डेंसिटी क्या हो हमारी ऑप्टिमम हो, वो हमारा डिस्क्राइब नहीं करता है किसको, फ्री फ्लो स्पीड को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। फ्री फ्लो स्पीड को वेरीफाई करता है स्पीड व्हेन फ्लो इज नेग्लिजिबल। ऐसे स्पीड जब फ्लो इज नेग्लिजिबल हो वो फ्री फ्लो स्पीड को वेरीफाई करता है। डेंसिटी नेग्लिजिबल हो वो फ्री फ्लो की स्पीड को वेरीफाई करता है। और अफेक्ट बाय ज्योमेट्री, ड्राइवर परसेप्शन एंड रोडवे कंडीशन, ये सब अफेक्ट करते हैं हमारे फ्री फ्लो स्पीड को। अगर मान लीजिए जो ज्योमेट्री कंडीशन की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ड्राइवर का परसेप्शन का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, रोडवे कंडीशन का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो वो केस में हमें हमारा फ्री फ्लो स्पीड क्या है वेरीफाई करता है। जो हमारे तीन क्राइटेरिया थे जो फ्री फ्लो स्पीड को वेरीफाई करता है, जो हमारा आखिरी ऑप्शन था वो हमारा फ्री फ्लो स्पीड को डिस्क्राइब नहीं करता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग ए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ पेमेंट फेलियर an engineering reconstructed the graph P, Q, R, and S using partial and damaged old reports. Theoretically plausible correct graph according to the Marshall mixer डिजाइन आउटपुट्स आर। तो जो मार्शल मिक्स मेथड होता है जो आपको पेमेंट को डिजाइन करते हैं, तो उसमें से आपको ये बताना है कि इनमें ग्राफ में से कौन सा ग्राफ है जो हमारा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है, राइट। और बात करते हैं तो हमारा जो मार्शल मिक्स मेथड के अकॉर्डिंग जो टेस्ट रिजल्ट होता है वो जैसे हमारा ग्राफ प्लॉट होता है, वो स्टेबिलिटी वर्सेस परसेंटेज ऑफ बिटूमेन, फ्लो वर्सेस परसेंटेज ऑफ बिटूमेन, वाइड्स फिल्ड विद बिटूमेन, परसेंटेज बिटूमेन एंड एयर वाइड्स वर्सेस बिटूमेन कंटेंट। इसमें से हमारा जो ग्राफ प्लॉट होते हैं जो उनके डिफरेंट डिफरेंट हमारे 6 रिजल्ट आते हैं, उसमें से हमारा जो ये आर ग्राफ है, ये हमारा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं शो कर रहा है। तो हमें बताना है कि हमारा इसमें से जो हमारा ग्राफ प्लॉट है इनमें से कौन सा हमारा गलत है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, पी क्यू एस। पी आपका क्यू और आपका एस है, ये आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बट आर आपका करेक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पी क्यू एस आपके करेक्ट रिप्रेजेंटेशन प्लॉट कर रहे हैं मार्शल मिक्स डिजाइन का आउटपुट्स में। और ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द ग्राफ रॉन्ग एमंग द गिवन इज आर, द करेक्ट ग्राफ शुड बी फ्लो अपॉन बिटुमिनस। और वेरियस आपके ग्राफ थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें से आपके पी क्यू एंड एस जो ग्राफ थे वो करेक्ट हैं, आर्क जो ग्राफ था आपका क्या था, रॉन्ग था। तो ये क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में आ जाते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसको आपको सभी को डिटेल लेक्चर, आपको जो हाईवे मटेरियल का लेक्चर है उसमें आपको प्रोवाइड मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
इन ए वन लेन वन वे होमोजेनियस ट्रैफिक। तो ध्यान दीजिएगा, वन लेन एंड वन वे ट्रैफिक है, राइट। होमोजेनियस ट्रैफिक स्ट्रीम, द ऑब्जर्व्ड एवरेज हेडवे कितना है आपका 3 सेकेंड। द फ्लो एक्सप्रेस्ड इन व्हीकल पर हावर इन द ट्रैफिक स्ट्रीम। तो आपको ट्रैफिक फ्लो बताना है, वो भी व्हीकल पर हावर में, जब आपका एवरेज हेडवे कितना है 3 सेकेंड। तो आपको पता है ट्रैफिक फ्लो आपका होता है एवरेज हेडवे, अगर टाइम हेडवे के कॉन्सेप्ट में 3600 डिवाइड बाई एवरेज हेडवे या टाइम हेडवे। तो एवरेज हेडवे या टाइम हेडवे आपको गिवन है, कितना गिवन है देखिए, आपको 3 सेकंड गिवन है। तो 3600 डिवाइड बाई 3, तो आपका आ जाएगा 1200। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 1200 व्हीकल पर हावर जो आपका ट्रैफिक फ्लो होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन में। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। मैक्सिमम थ्योरेटिकल जो कैपेसिटी होती है वो आपकी होती है 3600 डिवाइड बाई एच। एच क्या होता है, एवरेज हेडवे या टाइम हेडवे। 3600 और एवरेज हेडवे आपको दिया है 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 1200 व्हीकल पर किलो पर हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए टू लेन वन वे रोड विथ रेडियस ऑफ 50 मीटर। तो आपका टू लेन रोड है और उसमें वन वे रोड है, राइट। उसमें जो मतलब वन वे ट्रैफिक है मान, और वहाँ पे आपका जो टू लेन वन वे ट्रैफिक है या टू लेन वन वे रोड है, वहाँ पे आपका जो रेडियस है वो कितनी है आपकी 50 मीटर। इज प्रीडोमिनेंटली कैरिंग लॉरीज विथ व्हील बेस कितना गिवन है आपको 5 मीटर गिवन है, जिसको आप एल से डिनोट करते हैं, राइट। The speed of lorries is restricted to be between 0 km per hour and 80 km per hour, right? The mechanical widening and psychological widening required at 60 km per hour are designated and as and respectively. The mechanical widening and psychological widening required at 80 km per hour are designated as and रिस्पेक्टिवली। द करेक्ट वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिवली आर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन है, इस क्वेश्चन में आपका सबसे पहले आपको गिवन है, आपका क्या है, टू लेन रोड है। क्या है आपका, टू लेन रोड है, राइट। टू लेन वन वे रोड है। उस केस में आपका रेडियस कितना गिवन है आपको 50 मीटर गिवन है, एंड व्हील बेस आपको गिवन है 5 मीटर। तो व्हील बेस आपको गिवन है 5 मीटर, राइट। एंड आपको जो लॉरी की स्पीड है उसकी रिस्ट्रिक्ट किया गया है 0 से 80 किलोमीटर पर आवर के बीच में। आपसे क्वेश्चन में पूछा है मैकेनिकल वाइडनिंग एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, एक बार 60 किलोमीटर पर आवर जब स्पीड है तब, और एक बार जब आपका 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तब। उस केस में आपसे मैकेनिकल वाइडनिंग या साइकोलॉजिकल वाइडनिंग पूछा है और आपके पास इसका गिवन ऑप्शन है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिकल वार्डनिंग या साइकोलॉजिकल वार्डनिंग के। मैकेनिकल वार्डनिंग को जनरली आप ऑफ ट्रैकिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैकेनिकल वार्डनिंग है और आपका यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है टू लेन, तो उस केस में आपका मैकेनिकल वार्डनिंग का फार्मूला होता है एन एल स्क्वायर अपॉन 2 आर। एन क्या होता है, नंबर ऑफ लेन होती है। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ व्हील बेस, जो कि आपको गिवन है कितना 5 मीटर। नंबर ऑफ लेन भी गिवन है आपको कितनी 2 है, अपॉन 2 आर। आर क्या है तो आपका रेडियस वो भी गिवन है। तो यहाँ से आप मैकेनिकल वार्डनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लस अगर आप साइकोलॉजिकल वार्डनिंग देखेंगे तो साइकोलॉजिकल वार्डनिंग होता है आपका v अपान 9.5 अंडर रूट आर। v होता है आपका स्पीड, तो आपको पता है एक बार 60 की स्पीड में निकालना है, एक बार 80 की स्पीड में निकालना है, राइट। r आपको दिया ही है, रेडियस आपको गिवन है, तो आप बस फार्मूले में वैल्यू को पुटअप करेंगे। यहाँ से आप मैकेनिकल वार्डनिंग और साइकोलॉजिकल वार्डनिंग डिफरेंट डिफरेंट स्पीड जैसे 60 और 80 की स्पीड में निकाल सकते हैं। तो 60 और 80 की स्पीड में आप मैकेनिकल वार्डनिंग और साइकोलॉजिकल वार्डनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा डाटा गिवन है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए आइए हम उसका आंसर देखते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। मैकेनिकल वाइडनिंग आप निकाल रहे हैं रोड ए का, जिसकी स्पीड कितनी है आपकी 60 किलोमीटर पर हावर है। तो आपको पता है उसका फार्मूला होता है एन एल स्क्वायर अपॉन 2 आर। एन है आपका नंबर ऑफ लेन कितनी है 2 लेन है, लेंथ ऑफ व्हील बेस आपको दिया था 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2, और रेडियस कितने की आपको 50 मीटर, तो आपका आ जाएगा 0.5 मीटर। नेक्स्ट आप देखते हैं साइकोलॉजिकल वार्डनिंग। साइकोलॉजिकल वार्डनिंग इसके लिए 60 किलोमीटर पर आवर के केस में इसका फार्मूला होता है v अपॉन 9.5 अंडर रूट आर। तो यहाँ पे आपको वैल्यू भी पता है, स्पीड भी पता है और रेडियस भी पता है, आप पुट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.89 मीटर। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल वार्डनिंग 80 किलोमीटर पर आवर का, सेम आप एज यूजुअल सेम फार्मूले से यूज करके आप निकाल लेंगे, जो आएगा आपका 0.50 मीटर। और साइकोलॉजिकल वार्डनिंग आप 80 किलोमीटर पर आवर निकालेंगे, सेम एज यूजुअल ये फार्मूला का यूज करेंगे आप, और यहाँ से आपका आ जाएगा 1.19 मीटर।
तो इस तरह आप मैकेनिकल वाइंडिंग और साइकोलॉजिकल वाइंडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको पता है कि मैकेनिकल वाइंडिंग एंड साइकोलॉजिकल वाइंडिंग जो होता है उसको ऐड करना, उसका जो सम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा वाइंडिंग। तो अगर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा वाइंडिंग भी दिया होता 60 किलोमीटर, इन दोनों को आप सम कर देते तो आपका आ जाती एक्स्ट्रा वाइंडिंग, और इन दोनों को सम कर देते तो वो भी आ जाती है आपको एक्स्ट्रा वाइंडिंग 60 किलोमीटर पर आवर के लिए और 80 किलोमीटर पर आवर के लिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो आपको मैंने इस क्वेश्चन का डिटेल बता दिया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइल ट्रेवलिंग अलोंग एंड अगेंस्ट द ट्रैफिक स्ट्रीम। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं अलोंग, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में, और उसके अगेंस्ट जो ट्रैफिक स्ट्रीम है, ए मूविंग ऑब्जर्वर मेजर्ड द रिलेटिव फ्लो एज 50 व्हीकल पर हावर। तो जो मूविंग ऑब्जर्वर है, जो आप फ्लोटिंग कार मेथड का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे ये क्वेश्चन है आपका कि आप जो ट्रेवलिंग कर रहे हैं अलोंग एंड अगेंस्ट द ट्रैफिक स्ट्रीम, उसमें जो मूविंग ऑब्जर्वर है वो मेजर कर रहा है क्या, रिलेटिव फ्लो एस 50 व्हीकल पर हावर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आपका यहाँ पे दिया रिलेटिव फ्लो। ये मतलब रिलेटिव स्पीड गिवन है, ना कि एक आपकी अलोंग या अगेंस्ट स्पीड गिवन है, ये आपके यहाँ पे रिलेटिव स्पीड गिवन है। और रिलेटिव स्पीड कितनी गिवन है ऑब्जर्वर की, वो गिवन है आपके 50 व्हीकल पर हावर। तो इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको रिलेटिव फ्लो गिवन है, राइट। 50 किलोमीटर 50 व्हीकल पर हावर एंड 200 व्हीकल पर हावर रिस्पेक्टिवली, ध्यान रखिएगा। द एवरेज स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जर्वर वाइल ट्रेवलिंग अलोंग एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम। और जो एवरेज स्पीड आपके ऑब्जर्वर की है वो अलोंग एंड अगेंस्ट, मतलब अलोंग मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो में, और डायरेक्शन अगेंस्ट में जो है उसकी स्ट्रीम है 20 किलोमीटर पर हावर और 30 किलोमीटर पर हावर रिस्पेक्टिवली। तो द डेंसिटी ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम एक्सप्रेस्ड इन व्हीकल पर किलोमीटर इज। तो हमें ट्रैफिक स्ट्रीम की डेंसिटी पूछा है जो हमें व्हीकल पर किलोमीटर में बतानी है, और आपके पास ये ऑप्शन है। तो देखते हैं क्या करेक्ट आंसर है अपने एक्सप्लेनेशन में। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ जाइए। एक बार से फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं अलोंग एंड अगेंस्ट ट्रैफिक स्ट्रीम के, इसमें जो ऑब्जर्वर है आपका वो आपका रिलेटिव फ्लो कितना है 50 व्हीकल पर हावर एंड 200 व्हीकल पर हावर, ये आपका रिलेटिव फ्लो है, राइट। और जो एवरेज स्पीड है आपकी मूविंग ऑब्जर्वर की वो अलोंग एंड अगेंस्ट कितनी है 20 एंड 30 किलोमीटर हावर पर रिस्पेक्टिवली। तो आपको फाइंड आउट करना है डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक स्ट्रीम। और ये रहा आपके क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एज्यूम करते हैं कि जो आपके स्पीड ऑफ ट्रैफिक है वो कितना है आपका v है, राइट। तो पहला केस देखते हैं। पहला केस है जब मूविंग ऑब्जर्वर क्या है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, मतलब जो मूविंग ऑब्जर्वर है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के तरफ मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है वो मूविंग ऑब्जर्वर भी आपका क्या कर रहा है फ्लो हो रहा है। तो उस केस में जिस डायरेक्शन में आपका मूविंग ऑब्जर्वर फ्लो हो रहा है उस केस में उसकी स्पीड कितनी गिवन थी आपकी एवरेज, उस ऑब्जर्वर की एवरेज स्पीड कितनी गिवन थी 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी गिवन थी आपको 20 किलोमीटर पर आवर। जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, और उस समय स्पीड आपको गिवन थी 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। और जो आपकी डायरेक्शन के अलोंग में जो रिलेटिव फ्लो था वो कितना गिवन था आपको क्वेश्चन में, वो गिवन था आपका 50 व्हीकल पर हावर। तो ये था आपका रिलेटिव फ्लो या रिलेटिव वॉल्यूम, कितना गिवन है आपको 50 व्हीकल पर हावर। तो जस्ट आपको पता है आपका रिलेटिव फ्लो या ट्रैफिक फ्लो इक्वल टू होता है ट्रैफिक डेंसिटी इनटू वेलोसिटी। क्या होती है ट्रैफिक फ्लो इक्वल टू होता है, जैसे आपको पता है Q इक्वल टू होता है K इंटू V या Q इक्वल टू V इंटू K। ट्रैफिक फ्लो इक्वल होता है आपका ट्रैफिक डेंसिटी इनटू ट्रैफिक स्पीड, जो आपकी स्पीड गिवन होती है। स्पीड आपको क्या गिवन है रिलेटिव स्पीड गिवन है, क्या गिवन है आपको रिलेटिव स्पीड, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो ट्रैफिक फ्लो है कहाँ अलोंग द डायरेक्शन में वो कितना गिवन है आपको देखिए 50 व्हीकल पर आवर। तो ट्रैफिक फ्लो आपका कितना गिवन है 50 व्हीकल पर आवर, जो इक्वल है के आपकी है ट्रैफिक डेंसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी आपको गिवन है, रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है। रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो कितना गिवन है आपको, रिलेटिव वेलोसिटी आपको गिवन है, जो आपको रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है तो वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कर दीजिए v माइनस 20 कर दीजिए, यहाँ से आपकी इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट आप मूविंग ऑब्जर्वर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन देखेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में आपका कितना था 30 किलोमीटर पर आवर, और ट्रैफिक फ्लो कितना था रिलेटिव
200 व्हीकल पर आवर। यहाँ से आप Q इक्वल्स टू K इंटू वी के इक्वेशन सेम इक्वेशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो आपका 200 है, ट्रैफिक डेंसिटी K है, और जो आपका उसी डायरेक्शन के अगेंस्ट में, तो रिलेटिव वेलोसिटी आप कैसे देख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपका स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, अब फ्लो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा था, तो इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी आपकी कैसे फाइंड हो, तो V माइनस 20 करना पड़ा आपको, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में हमारा फ्लो हो रहा है उस केस में हमारा रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आती है, माइनस करनी पड़ती है। और अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो हो रहा है हमारा, देखिए इस डायरेक्शन में हमारा फ्लो इस किधर हो रहा है, हमारा इस डायरेक्शन में, तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, आपकी ऐड हो जाती है, तो आपका आ जाएगा V+30। आप इन दोनों क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको फाइंड हो गए, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व आउट करने के बाद आपका जो ट्रैफिक डेंसिटी आएगा वो आएगा 3 व्हीकल पर किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 व्हीकल पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पॉट स्पीड एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर। तो स्पॉट स्पीड जो है आपको एक्सप्रेस है पर किलोमीटर आवर में, राइट। ऑब्जर्व एट ए रोड सेक्शन आर 66 62, जो स्पॉट स्पीड है ये आप डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्पॉट स्पीड गिवन है जो व्हीकल पर आवर में है, और जो ऑब्जर्व किए किसी रोड सेक्शन में वो डिफरेंट डिफरेंट आपको स्पीड यहाँ पे मेजर है, राइट। आपको निकालना है द मीडियन स्पीड एक्सप्रेस इन किलोमीटर पर आवर इज। आपको मीडियन स्पीड फाइंड आउट करना है जो एक्सप्रेस है किलोमीटर पर आवर में इज, और आंसर है आपको 1 डेसिमल के एक्यूरेसी में देना है, और ये आपके पास ऑप्शन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में। क्वेश्चन पहले देखिए कि उसका एक्सप्लेनेशन कि मीडियन स्पीड इज द स्पीड एट द मिडिल वैल्यू इन सीरीजिंग ऑफ स्पॉट स्पीड दैट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो मीडियन स्पीड होती है वो आपकी ऐसी स्पीड होती है जो जो जितने भी आपको सीरीज में स्पॉट स्पीड दी है उस स्पॉट स्पीड का जो मिडिल वैल्यू होती है उसको आप क्या बोलते हैं, मीडियन स्पीड बोलते हैं। और कब बोलते हैं, जब उसको आप अरेंज कर लेते हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। 50% ऑफ स्पीड वैल्यू विल बी ग्रेटर देन मीडियन स्पीड एंड 50% विल बी लेस देन द मीडियन। सिंपल सी बात है कि मीडियन स्पीड आपकी वो स्पीड होती है जो आपको स्पॉट स्पीड गिवन है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, उसके बाद जो उसकी मिडिल स्पीड होगी, मिडिल वैल्यू की जो स्पीड होगी उसको आप बोलते हैं मीडियन स्पीड, राइट। तो 50% स्पीड क्या होगी, मीडियन स्पीड से ज्यादा होगी, और 50% स्पीड क्या होगी, मीडियन स्पीड से कम होगी। तो सबसे पहले जो आपको स्पीड गिवन थी उसको आप किस में अरेंजमेंट कर लेंगे, उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो आपने ऐसे पूरी स्पीड को क्या कर ली, अरेंज कर ली। अब इसमें आपको मीडियन स्पीड बताना है, तो इसमें आप जितनी भी स्पीड को अरेंज किया है उसमें आप मिडिल वैल्यू को ले लेंगे। तो मिडिल वैल्यू आपकी 53 एंड 56, उसका डिवाइड कर देंगे 2, मतलब उसका एवरेज निकाल लेंगे, तो आपका आंसर आएगा 54.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 54.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, in the context of the IRC 58/2011 guidelines for rigid payment design। तो जो गाइडलाइन है हमारे रिजिड पेमेंट डिजाइन की, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है आपका, ध्यान से सुनिएगा, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ जो रिलेटिव स्टिफनेस है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से ऑफ कंक्रीट, एंड इनवर्सली रिलेटेड टू पॉइजन रेशियो। तो पहला स्टेटमेंट था रेडियस ऑफ जो रिलेटिव स्टिफनेस है वो डायरेक्टली क्या है, रिलेट है किससे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, और बोल रहा है इनवर्सली रिलेटेड है किससे, पॉइजन रेशियो से। दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा दिया हुआ आपको क्वेश्चन में कि रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू थिकनेस ऑफ स्लैब। तो रेडियस ऑफ जो रिलेटिव स्टिफनेस है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, थिकनेस ऑफ स्लैब से, एंड मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो आपको स्टेटमेंट गिवन है कि रेडियस ऑफ जो रिलेटिव स्टिफनेस वो पहला स्टेटमेंट है डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट से, और इनवर्सली रिलेटेड है किससे, पॉइजन रेशियो से। दूसरा का स्टेटमेंट है कि रेडियस ऑफ जो रिलेटिव स्टिफनेस है वो डायरेक्टली रिलेटेड है थिकनेस ऑफ स्लैब से, और मॉडुलस ऑफ सबग्रेड दोनों से क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आपके पास ऑप्शन है कि दोनों ट्रू होंगे, कि दोनों फॉल्स होंगे, कि एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, या एक फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने एक्सप्लेनेशन में।
ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का देखिए फार्मूला होता है L इक्वस टू ई एच क्यू अपॉन 12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर का होल पावर 1/4। यहाँ पे आपका E होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, H होता है आपका पेमेंट का थिकनेस, राइट, और जो आपका K होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, और आपका म्यू होता है पॉइजन रेशियो। अब आपका जो पहला स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट था कि आपका जो रेडियस ऑफ रेडियस स्टिफनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। देखिए रेडियस ऑफ रेडियस स्टिफनेस यहाँ पे ई है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। साफ साफ दिख रहा है, अगर ई की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये भी वैल्यू बढ़ेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक की वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरे की भी बढ़नी चाहिए, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि एक की वैल्यू बढ़ाए तो दूसरे की घटनी चाहिए, या दूसरे की वैल्यू को कम करें तो दूसरे की बढ़नी चाहिए, मतलब अपोजिट होना चाहिए। बट यहाँ पे पहला स्टेटमेंट था कि आपका जो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि ये बात तो सही है। पर दूसरा वही उसके आगे का स्टेटमेंट था कि रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, म्यू के। तो देखिए फॉर्मूले में देखने पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही लग रहा है, तो उसके से इस कंडीशन में आपका स्टेटमेंट क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। पर ध्यान से देखिए, अगर आप म्यू की वैल्यू को बढ़ाओगे, अगर आप म्यू की वैल्यू को बढ़ाओगे तो ये होल 1 माइनस म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये होल 1 माइनस म्यू की वैल्यू कम हो गई तो ये ओवरऑल जो वैल्यू, जो नीचे की वैल्यू कम हुई तो ऊपर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आएगी ज्यादा। अगर ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा आएगी तो उस केस में रेडियस ऑफ रेडिएशन स्टिफनेस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ तो केस ऐसा हो गया कि म्यू की वैल्यू बढ़ाया तो रेडियस ऑफ रेडिएशन स्टिफनेस भी क्या किया, इंक्रीज कर गया। तो मतलब हमारा जो दूसरी लाइन थी स्टेटमेंट की वो क्या थी, फॉल्स थी। तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है हमारा निकला वो क्या निकला, हमारा फॉल्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, करेक्ट है। पर एंड अगर हम म्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बेस पे हमारा स्टेटमेंट जो फर्स्ट हुआ वो क्या हुआ, हमारा फॉल्स हो गया। अब बात करते हैं स्टेटमेंट सेकंड की। स्टेटमेंट सेकंड में क्या में बात था कि रेडियस ऑफ जो रिलेटिव स्टिफनेस है वो हमारा क्या बोला था, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके बात की गई थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पेमेंट के थिकनेस पे। हाँ करेक्ट है, वो पेमेंट के थिकनेस पे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट उसने बोला था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के। देखिए मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन क्या है आपका, इसकी वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी इसकी वैल्यू आपकी आप क्या हो जाएगी, आपकी कम आएगी। तो हमारा उस स्टेटमेंट भी क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो उसके में स्टेटमेंट टू भी हमारा क्या हुआ, फॉल्स हुआ। क्योंकि मॉडुलस ऑफ जो सबग्रेड रिएक्शन होता है वो आपका के इक्वल टू होता है पी अपॉन डेल, डेल होता है आपके यहाँ पे डिफ्लेक्शन। तो ये प्रेशर के इस कारण हमारा जो स्टेटमेंट टू है वो भी हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दोनों केसेस हैं हमारे क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर डे रेंज फ्रॉम 3,000 to 6,000, right? The minimum percentage of commercial traffic to be served for axle load is। तो जो टोटल नंबर ऑफ जो कमर्शियल व्हीकल हमारे पर डे जिसकी रेंज हमारा 3,000 से 6,000 के बीच, तो मिनिमम परसेंटेज आप कमर्शियल ट्रैफिक का सर्वे करते हैं एक्सेल लोड में कितना लेके चलते हैं, तो वो हमारा होता है 15%। कितना होता है हमारा 15%। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 15%। ये रहा आपका, इफ व्हीकल पर डे रेंज है आपकी 3,000 टू 6,000 है, तो मिनिमम 15% ऑफ क्या होता है, ट्रैफिक टू बी सर्व करते हैं, सर्वे सर्वे होता है, राइट। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मोटरिस्ट ट्रेवलिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर ऑन ए हाईवे नीड्स टू टेक द नेक्स्ट एग्जिट which has a speed limit of 50 km per hour. The section of the road before the ramp entry has a downgrade of 3% and coefficient of friction F is 0.35. In order to enter the ramp at the maximum allowable speed limit, the braking distance expressed in meter from the exit ramp is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, कि एक मोटरिस्ट है, एक मोटरसाइकिल में आदमी है जो ट्रेवलिंग कर रहा है मान लीजिए, और उसकी स्पीड कितनी है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, राइट, किसी हाईवे पे। अब क्या हुआ कि हाईवे नीड्स टू टेक ए नेक्स्ट एग्जिट, अब उसको क्या करना है कि हाईवे से मूव करके उसको किसी हाईवे से जो हमारे नेक्स्ट एग्जिट में रोड है, जो हाईवे से अटैच हमारे डाउनवर्ड ग्रेडियंट में जो दूसरी रोड है, वो आपको उसको उसको उसमें क्या करना है, एग्जिस्ट करना है, राइट है। और उस रोड की जो स्पीड लिमिट है वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है।
तो मतलब हाईवे में वो ट्रेवल कर रहा था 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो हाईवे से हमारी जो डाइवर्जन में रोड है, वो उसकी जो लिमिट है, स्पीड लिमिट है, वो कितनी है हमारी 50 किलोमीटर पर आवर है, राइट। द सेक्शन ऑफ रोड बिफोर द रैंप एंट्री, अब जो रैंप में एंट्री करेगा तो उस समय जो उसका ग्रेडियंट है रोड का, वो कितना है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट है कितना, 3%, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.35 है, राइट। इन ऑर्डर टू एंटर द रैंप, वो रैंप में एंट्री करने से पहले एट द मैक्सिमम अलाउबल स्पीड लिमिट है, राइट। तो उस केस में ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होगा मीटर में, हमें वो बताना है जब वो करेगा एग्जिस्ट कहाँ पे, रैंप पे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने एक्सप्लेनेशन में, और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। देखिए आपका जो डाउनवर्ड ग्रेडियंट है वो कितना है, 3% है, तो डाउनवर्ड ग्रेडियंट है इसलिए आपने इसको डिफाइन किया -3%, राइट। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.35। तो देखिए आपको इस डायग्राम में मैं समझाता हूँ कि आपका जो हाईवे से मूव करके वो एग्जिस्ट कर रहा था कहाँ पे, रैंप पे, उस समय उसकी स्पीड कितनी है, देखिए। तो V1 स्पीड आपकी 100 किलोमीटर पर आवर। अब वो डाउनवर्ड ग्रेडियंट में मूव कर रहा है, और उस ग्रेडियंट में रोड की स्पीड लिमिट कितनी है आपकी, 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये V2 स्पीड हुई। और जो वहां से वहां के बीच की डिस्टेंस है, जो आपकी 100 किलोमीटर से जो हमारी 50 किलोमीटर स्पीड की जो स्पीड लिमिट है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गई आपकी एस, जिसको आप बोल सकते हैं साइड डिस्टेंस है। तो आओ ग्रेडियंट से यहाँ से इस वैल्यू को फाइंड आउट करने का फार्मूला हो जाएगा आपका 0.03 एस, यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री से आप निकाल सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि टोटल जो एनर्जी लॉस्ट हुई है बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, ये है आपका पॉइंट 1 और ये है आपका पॉइंट 2, इन दोनों के बीच में जो हमारी एनर्जी लॉस हुई है वो इक्वल होगी किसके, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, राइट, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फॉर के केस में। तो वर्क डन बाय जो हमारा फ्रिक्शनल हुआ है उसके केस में हमारा इक्वल होगा किसका, टोटल एनर्जी लॉस का। और टोटल एनर्जी लॉस कितना हुई है आपके, 1/2 mv² माइनस 1/2 mv2 का स्क्वायर प्लस mg इंटू आपका जो यहाँ पे आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया 0.3s, जो आपका फ्रिक्शन हुआ, इक्वल टू होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल जो है हमारा f इंटू एम जी इंटू एस। यहाँ से आप इक्वेट करके एम को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू आप सभी को पुट अप कर देंगे, यहाँ पे आपका s निकल के आएगा, जो साइड निकल के आएगा डिस्टेंस, वो निकल के आएगा 92.14 मीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 92.14 मीटर। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन को और कैसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, वो साइड डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है आपका, जो इनिशियल स्पीड है उसको इसका स्क्वायर माइनस फाइनल स्पीड का स्क्वायर अपॉन 2g, एफ आपका जो फ्रिक्शन है, माइनस कर देंगे आप ग्रेडियंट को। तो जो माइनस क्यों किया, कि वो आपका डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, राइट। तो आपको इनिशियल स्पीड है 0.278, इनिशियल स्पीड कितनी है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, तो उसको होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस आपकी फाइनल स्पीड है कितनी 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर की जो स्पीड है उसको आप मीटर पर सेकंड करके आप 0.278 से मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर कर देंगे, अपान 2g है आपका 9.81, फ्रिक्शन आपको दिया है 0.35, और ग्रेड डाउनवर्ड ग्रेडिंग कितना दिया है 3%, तो 3/100 कर देंगे, यहाँ से भी आपका आ जाएगा 92.14 मीटर। तो ये दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 92.14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम नंबर ऑफ 160 व्हीकल ऑब्जर्व्ड इन एनी 5 मिनट पीरियड ड्यूरिंग द पीक हावर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना व्हीकल आपने काउंट किया, 160 व्हीकल ऑब्जर्व किया, राइट। कब, 5 मिनट के टाइम पीरियड में, जो वो पीक हावर के टाइम पे, राइट। इफ द टोटल फ्लो, द पीक हावर कितना है आपका, टोटल फ्लो पीक हावर में कितना है 1000 व्हीकल। तो 5 मिनट का पीक हावर फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है, और जो कि राउंड ऑफ द टू नियरेस्ट डेसिमल के केसेस में हो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं हम अपने एक्सप्लेनेशन में। तो देखिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। जो 5 मिनट का जो पीक हावर फैक्टर था, वो हमारा है एवरेज फ्लो ड्यूरिंग 1 आवर अपॉन 12 इंटू पीक फ्लो ड्यूरिंग 5 मिनट। तो पीक हावर फैक्टर हमारा होगा एवरेज फ्लो ड्यूरिंग 1 आवर में कितना था आपका 1000 व्हीकल, राइट। 12 इंटू पीक पीक फ्लो कितना था ड्यूरिंग 5 मिनट में हमारा कितना था 160, बस इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.52, तो आपका आ जाएगा पीक आवर फैक्टर आ जाएगा 0.52। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरेज फ्री फ्लो स्पीड एंड द जैम डेंसिटी ऑब्जर्व्ड
ऑन ए रोड स्ट्रेच आर 60 किलोमीटर पर आवर एंड 120 किलोमीटर व्हीकल पर किलोमीटर। तो मतलब आपको फ्री फ्लो स्पीड गिवन है, कितनी गिवन है? 60 किलोमीटर पर आवर। फ्री फ्लो स्पीड मतलब फ्री मीन स्पीड गिवन है आपको 60 किलोमीटर पर आवर, और आपको जैम डेंसिटी भी गिवन है, कितनी गिवन है? 120 व्हीकल पर किलोमीटर, राइट? रिस्पेक्टिवली फॉर ए लीनियर स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप द मैक्सिमम फ्लो ऑन द रोड स्ट्रेच इज, तो मैक्सिमम फ्लो हमें निकालना है रोड स्ट्रेच में जो व्हीकल पर हावर में, और हमें अच्छी तरह पता है कि जो हमारा जो मैक्सिमम फ्लो होता है उसका फार्मूला होता है हमारा 1/4 इंटू वी एफ, मतलब फ्री फ्लो स्पीड इनटू जैम डेंसिटी, राइट? तो आपको फ्री फ्लो भी गिवन है, जैम डेंसिटी भी गिवन है, बस आपको फार्मूला वैल्यू पुटअप करनी है और आपका राइट क्या आ जाएगा? आंसर। देखते हैं इसका आंसर अपने एक्सप्लेनेशन में। और ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि सॉल्यूशन देखिए, फ्री फ्लो स्पीड आपको गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, आपको जैम डेंसिटी भी गिवन है 120 व्हीकल पर किलोमीटर, आपका फार्मूला पता है कि आपका मैक्सिमम फ्लो का फार्मूला होता है वी एफ इंटू के जे, मतलब फ्री फ्लो स्पीड इंटू जैम डेंसिटी अपॉन 4। फ्री फ्लो डेंस आपको स्पीड गिवन है 60 इंटू जैम डेंसिटी भी गिवन है आपको 120, डिवाइड कर देंगे आप 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 1800, 1800, जो आपका मैक्सिमम फ्लो हो जाएगा व्हीकल पर हावर में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, देखिएगा। ए पैराबोलिक वर्टिकल कर्व, क्या है? पैराबोलिक वर्टिकल कर्व है, राइट? इज बीइंग डिजाइंड टू ज्वाइन ए रोड ऑफ ग्रेड 5%। तो एक पैराबोलिक आपका वर्टिकल कर्व है जो डिजाइन किया है, जिसमें आपका रोड का जो ग्रेड है वो क्या है? पहले +5% है, मतलब आपका ग्रेडियंट क्या है? पॉजिटिव ग्रेडियंट है, राइट? विथ ए रोड ऑफ ग्रेड -3%। तो पहले आपका पॉजिटिव ग्रेडियंट हुआ, देन उसके बाद आपका डाउनवर्ड ग्रेडियंट हुआ, निगेटिव ग्रेडियंट हुआ। तो पॉजिटिव ग्रेडियंट कितना है? +5% है, और निगेटिव ग्रेडियंट कितना है आपका? -3%। द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व इज 400 मीटर, और जो वर्टिकल कर्व की जो लेंथ है आपकी वो कितनी है आपकी? वो आपकी है 400 मीटर, मेजर्ड अलोंग द हॉरिजेंटल, राइट? द वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्वेचर, जो आपका वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्वेचर है वीपीसी, इज लोकेटेड ऑन द रोड ऑफ द ग्रेड +5%। तो जो वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्वेचर है, जहां से आपका जो कर्व स्टार्ट हुआ है, तो जो वर्टिकल पॉइंट ऑफ जो कर्वेचर है वो कहाँ से है आपका? वो उसका जो लोकेशन है वो है आपका, जहां से आपका जो रोड का जो अपवर्ड ग्रेडियंट है, जो +5% ग्रेडियंट है, वहां से है, राइट? द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन वीपीसी एंड वर्टिकल पॉइंट इंटरसेक्शन, तो जो डिफरेंस इन हाइट है बिटवीन वीपीसी एंड वर्टिकल पॉइंट इंटरसेक्शन वीपीआई है, इन मीटर राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, तो हमें बताना है राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर में, जो कि मीटर में है, और ये आपके पास ऑप्शन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर अपने एक्सप्लेनेशन में। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर ए है। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन समझ लेते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि आपका एक 5% का क्या है? अपवर्ड ग्रेडियंट है रोड का। तो आपका ये देखिए 5% का क्या हुआ? जो ग्रेडियंट बना क्या है? ये अपवर्ड ग्रेडियंट है। उसके बाद आपका डाउनवर्ड ग्रेडियंट हुआ है -3% का, इसका जो तो डाउनवर्ड ग्रेडियंट है कितना? 3% का। तो ये है आपका 5% का अपवर्ड ग्रेडियंट, और ये डाउनवर्ड ग्रेडियंट उसी रोड का कितना है? -3%। तो इन दोनों जो ग्रेडियंट को जो हमारा इंटरसेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल पॉइंट इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल पॉइंट इंटरसेक्शन। और जो वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्वेचर है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था? +5 से हुआ था। तो देखिए वर्टिकल पॉइंट कर्वेचर, ये देखिए अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, देन उसके बाद क्या रहा है? ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये वर्टिकल पॉइंट हमारा डाउनवर्ड चला गया यहाँ से। और जो हमका पूरे कर्वेचर की जो रेडियस गिवन थी वो आपको गिवन थी कि देखिए कितनी गिवन थी? 400 मीटर। कितनी गिवन थी? 400 मीटर। और आपको यहाँ पे अगर डिवाइड की जाए दोनों पोर्शन को, तो 200/200 डिवाइड हो जाएगी, ओवरऑल 400 मीटर, राइट? तो आपको हाइट ऑफ डिफरेंस बताना है। हाइट आप क्या बताना है? आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में? वीपीसी एंड वीपी टी के बीच में, राइट? तो वर्टिकल पॉइंट कर्वेचर और वर्टिकल पॉइंट जो आपका यहाँ पे टेंजेंट है वहां के बीच में आपको क्या बताना है? कि इनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो आपको वर्टिकल पॉइंट कर्वेचर एंड वर्टिकल पॉइंट इंटरसेक्शन, सॉरी, वर्टिकल पॉइंट कर्वेचर एंड वर्टिकल पॉइंट इंटरसेक्शन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो वो आपका वर्टिकल पॉइंट इंटरसेक्शन एंड वर्टिकल पॉइंट कर्वेचर का बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा कितना? 5% का। देखिए यहाँ से वाइट कर्वेचर से लेके यहाँ इस वाले इंटरसेक्शन के पोर्शन में आपका ग्रेडियंट कितना है? प्लस का 5% है। इसके बाद आपका क्या हुआ? डाउनवर्ड हुआ है, राइट? तो यहाँ +5% आप निकाल लीजिए किसका? इस 200 मीटर का। इस 200 मीटर का आप +5% निकाल लीजिए। तो 5% आप निकालेंगे 200 मीटर, कितना आएगा? 10 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 10 मीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप इन ए मिड ब्लॉक सेक्शन ऑफ ए हाईवे फॉलो द ग्रीन शील्ड मॉडल if the free flow speed is vf and jam density is kj the maximum flow observed on the section। तो आपने जल्दी से जानते हैं कि मैक्सिमम फ्लो आपके सेक्शन का, जब आपकी फ्री फ्लो स्पीड कितनी गिवन है vf और जैम डेंसिटी गिवन है आपको kj, तो मैक्सिमम फ्लो आपका सेक्शन का होता है vf अपान kj इन डिवाइड बाई 4। क्या होता है vf अपान kj डिवाइड बाई 4। तो vf अपान kj डिवाइड बाई 4 ऑप्शन नंबर आपका डी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, vf डिवाइड बाई kj। और ये रहा आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, Q इक्वल टू वी एफ डिवाइड बाई वी एफ इंटू के जे डिवाइड बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए व्हीकल इज मूविंग ऑन ए रोड एट ऑफ ए ग्रेड प्लस 4%। तो आपका व्हीकल मूव कर रहा है रोड पे और जो उसका जो ग्रेडियंट है वो आपका क्या है, अपवर्ड ग्रेडियंट है, वो कितना है आपका प्लस 4% एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। और उसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। कंसीडर द कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। जो ये यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन की बात किया है, ये क्या होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है, वो कितना आपको कंसीडर करने को बोला है 0.46। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है आपका 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ऑन अप्लाइंग ब्रेक टू रीच स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। और आपने ब्रेक को अप्लाई किया, आपकी स्पीड कहाँ हो गई 10 मीटर पर सेकंड हो गई, राइट। तो द रिक्वायर्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस आपको निकालना है, रिक्वायर्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस किसमें मीटर में, राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर अलोंग द हॉरिजॉन्टल इज। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, आपका जो मूविंग व्हीकल है वो अपवर्ड ग्रेड में मूव कर रहा है, ग्रेडियंट है जो अपर ग्रेडियंट है कितना है आपका प्लस 4%, और उसकी स्पीड कितनी है देखिए 20 मीटर पर सेकंड। अब आपको वहाँ पे फ्रिक्शन कितना दिया है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन 0.46 दिया है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आपने ब्रेक को अप्लाई किया और आपकी स्पीड कहाँ हो गई 10, आपकी स्पीड कम हो गई, कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड हो गई। आपको निकालना है रिक्वायर्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस। देखते हैं क्वेश्चन का आंसर अपने एक्सप्लेनेशन में। और जैसा कि आपका आपको पता है कि आपका एक्सप्रेशन में कि आपको पता है कि आपको जो ग्रेड है वो कितना है आपका +4% है अपवर्ड ग्रेडियंट, राइट। और आपकी स्पीड है, एक स्पीड है भी 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड है, राइट। फ्रिक्शन है आपको 0.46 है, ग्रेविटी है आपके 10 मीटर पर सेकंड है, और फिर आपकी जो स्पीड रिड्यूस हुई है वो कितनी हुई है 10 मीटर पर सेकंड हुई है। तो आपकी ये स्पीड कौन सी हो गई V2 स्पीड हो गई, क्या हुई आपकी V2 स्पीड हो गई। तो बस आपको सिंपल सा आपको पता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट होता है V2 का स्क्वायर इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस 2as, आपने जनरली देखा होगा। तो यहाँ पे आया तो आपको इसको देखे होंगे, तो यहाँ पे आपको V2 की स्पीड पता है 10 का स्क्वायर इक्वल टू V1 की स्पीड पता है आपको कितनी 20 का स्क्वायर प्लस 2s। ए आपका क्या है यहाँ पे, आपको पता है कि यहाँ पे ए इक्वल टू आपका हो जाएगा G इंटू एफ, क्योंकि आपको पता है आपका जो इसकी रेजिस्टेंस होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, राइट। और यहाँ पे अगर बात की जाए एक्सेलरेशन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रेविटी इंटू फ्री आपका इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेविटी आपको पता है और इसकी जो रेजिस्टेंस है आपका एफ है, फ्रिक्शन है, उस वो ऐड हो जाएगा आपका जो ग्रेडियंट है, वहां से आपको वैल्यू को पूरी वैल्यू को पुटअप कर देंगे और वहां पे एस की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए फ्लेक्सिबल पेमेंट हैज द फॉलोइंग क्लास ऑफ लोड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर हावर ऑफ द डे। तो एक फ्लेक्सिबल पेमेंट है जिसको हमारा फॉलोइंग क्लास ऑफ लोड है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर हावर ऑफ द डे में। उसमें पहला केस है हमारा 80 बसेस विथ 2 एक्सएल की, 80 बसेस हैं 2 एक्सएल की, ईच एक्सएल का लोड है कितना 40 किलोमीटर। देन सेकंड केस है हमारा 160 ट्रक है, कितना है आपके 160 ट्रक है विथ 2 एक्सएल है, फ्रंट एंड रियर एक्सएल लोड कितना है आपका 40 किलो न्यूटन, राइट, एंड 80 किलो न्यूटन रिस्पेक्टिवली। तो फ्रंट एक्सल का लोड कितना है 40 एंड रियर एक्सल का लोड कितना है आपका 80 किलो न्यूटन। तो आपको बताना है कि द इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सल लोड रिपीटिशन फॉर दिस व्हीकल कॉम्बिनेशन एज पर IRC 37/2012 वुड बी। तो आपको इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सल लोड रिपीटिशन बताना है। तो देखते हैं आंसर अपने एक्सप्लेनेशन में। और
आपको पता है कि इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सल लोड रिपीटेशन का जो फार्मूला होता है, तो आपका जैसे आपको 80 इंटू 40 डिवाइड बाई 80, जहाँ पे आपका जो लेंथ था, जो आपका एक्सल लोड दिया है अपन स्टैंडर्ड एक्सल लोड से आप डिवाइड कर देंगे फोर्थ पावर लॉ के अकॉर्डिंग, प्लस आप फिर से 80 इंटू 40 डिवाइड बाई 80 कर देंगे फोर्थ पावर लॉ, प्लस जो आपका सेकंड केस दिया था ट्रक का, वो कितना दिया था आपको 160, उसको भी आप लोड अपॉन स्टैंडर्ड लोड और लोड अपॉन स्टैंडर्ड लोड से डिवाइड कर देंगे और फोर्थ पावर लॉ से, और यहाँ से आप पूरा कैलकुलेट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 180। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप ऑफ ए हाईवे इज गिवन एज u इक्वल्स टू 100 माइनस 0.5 के। तो ये स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप हाईवे केस में आपका जो रिलेशन है वो कितना है, u इक्वल्स टू 100 माइनस 0.5 के। यहाँ पे u है आपकी स्पीड इन किलोमीटर पर हावर में, k है आपकी डेंसिटी इन व्हीकल पर किलोमीटर, और द मैक्सिमम फ्लो आपको फाइंड आउट करना है और इन व्हीकल पर हावर में राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर में, और आपके पास ये ऑप्शंस हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर अपने एक्सप्लेन। जैसा कि आपको गिवन था कि स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप में स्पीड का जो रिलेशन गिवन था वो क्या था, u इक्वल्स टू 100 माइनस 0.5 इंटू के, राइट। अब 100 माइनस 0.5 इंटू के, जहाँ पे आपका जो मैक्सिमम फ्लो होता है, मैक्सिमम फ्लो का फार्मूला होता है फ्री मीन स्पीड इंटू जैम डेंसिटी अपॉन 4। मैक्सिमम फ्लो का फार्मूला होता है आपका फ्री फ्लो स्पीड इंटू जैम डेंसिटी अपॉन 4। तो यहाँ से अगर आप फ्री मीन स्पीड और जैम डेंसिटी को फाइंड आउट कर लें तो यहाँ से आप मैक्सिमम फ्लो को फाइंड आउट कर सकते हैं। पर आपका रिलेशन होता है मैक्सिमम फ्लो का u इक्वल्स टू फ्री मीन स्पीड 1 माइनस के अपान जैम डेंसिटी, और आपका जो इक्वेशन है आपको गिवन है 100 माइनस 0.5 के। तो बस आप देखिए u इक्वल्स टू 100, और आपको यहाँ पे क्या किया आपने 100 को कॉमन ले लिया, तो 100 को जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो आपका अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 0.5 के डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 100, राइट। तो अब आप इसको क्या कर दीजिए कि इसको आप कर दीजिए कैलकुलेट कर दीजिए, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा 100 1 माइनस के अपान क्या आ जाएगा 200। अब देखिए इस इक्वेशन को और जो आपकी ये इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कराइए, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप कंपेयर कराएंगे तो देखिए यहाँ पे फ्री मीन स्पीड है, फ्री मीन स्पीड की जगह पे कितना है आपका 100 है, तो फ्री मीन स्पीड आपकी फाइंड होगी कितनी होगी 100 फाइंड होगी। और इस इक्वेशन और इस चक्कर में देखिए तो 1 माइनस के डिवाइडेड के यहाँ पे आपका जैम डेंसिटी है, यहाँ पे डिवाइड में कितना आपका 200, तो जैम डेंसिटी कितना हो गई आपकी 200 हो गई। तो आप मतलब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करके आपने फ्री मिन स्पीड निकाली 100 और जैम डेंसिटी कितना निकाल लिया आपने 200, तो फ्री मिन स्पीड हो गई आपकी 100 और जैम डेंसिटी हो गई आपकी कितनी 200, कितनी हो गई आपको 200। तो आपको पता है मैक्सिमम फ्लो का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका फ्री मिन स्पीड इंटू जैम डेंसिटी डिवाइड बाई 4, और आपको फ्री मिन स्पीड पता है 200 और जैम डेंसिटी भी पता है, सॉरी फ्री मिन स्पीड पता है आपको 100 एंड जैम डेंसिटी पता है आपको 200। आपको वैल्यू को फार्मूले में पुट अप कर देंगे और आपको मैक्सिमम फ्लो फाइंड आउट हो जाएगा कितना 5000 व्हीकल पर हावर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी है 5000 व्हीकल पर हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ली चार्टलियर apparatus इज यूज टू डिटरमाइन। तो जो ली चार्टली apparatus होता है आप उसका यूज क्या डिटरमाइन करने के लिए निकालते हैं। आपके पास ऑप्शन है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, फाइनेंस ऑफ सीमेंट, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, या साउंडनेस ऑफ सीमेंट। तो जो ली चार्टली apparatus का आप यूज करते हैं वो आप निकालते हैं साउंडनेस ऑफ सीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। और ये रहा आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ली चार्टली apparatus is used to determine the soundness of cement as per IS code 4031 part 33. This cement testing procedure is called Lee Chartley test for determine the unsoundness property of cement due to presence of free lime. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बिटूमेन सैंपल हैज बीन ग्रेडेड एज VG30। जो बिटूमेन का जो आप टेस्ट करते हैं तो उसको आप ग्रेड डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे जो बिटूमेन का सैंपल है उसका ग्रेड कितना है VG30 एज पर IS 73/2013। द 30 इन द ग्रेड मीन्स, तो जो आपका VG30 होता है यहाँ पे जो 30 होता है वो ग्रेड का उसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन है आपका पेंट्रेशन ऑफ बिटूमेन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज बिटवीन 20 and 40, viscosity of bitumen at 60 डिग्री सेल्सियस इज बिटवीन
2400 से 3600 पॉइंट्स के बीच में। डक्टिलिटी ऑफ बिटुमेन 27 डिग्री सेल्सियस इज मोर देन 30 सेंटीमीटर। इलास्टिसिटी रिकवरी ऑफ बिटुमेन एट 15 डिग्री सेल्सियस इज मोर देन 30%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो आपका बिटुमेन सिंपल है, जो ग्रेड VG30 है, वहाँ पे जो 30 का मीन्स होता है आपका विस्कोसिटी आप जो बिटुमेंस की है वो 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के में आपकी लाई करती है 2400 से 3600 पॉइंट्स के बीच में। तो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा आप, कि ए प्रियोरिटी इंटरसेक्शन हैज ए सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक। तो आपका कोई इंटरसेक्शन है, उस इंटरसेक्शन में आपको सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक रोड है, राइट। क्रॉसिंग एन अनडिवाइडेड टू वे ट्रैफिक रोड, और उसको जो क्रॉस कर रहा है रोड को, वो कौन सा क्रॉस कर रहा है, अनडिवाइडेड टू वे ट्रैफिक है। तो आप समझिए ये एक रोटरी जैसी कंडीशन हो गई। एक इंटरसेक्शन है, एक साइड से आपकी जो रोड है वो सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक की है, और उसके जो हमारी क्रॉस कर रहा है उस रोड को, उसको रोड को क्रॉस कर रहा है अनडिवाइडेड टू वे ट्रैफिक रोड है, राइट। तो आप समझिए एक रोटरी का डिजाइन अपने इमेजिन करिए, इसमें एक सिंगल लेन की रोड है ये, और एक क्रॉस साइड दूसरी उसको क्रॉस कर रही है अनडिवाइडेड टू वे ट्रैफिक रोड है, राइट। द ट्रैफिक स्ट्रीम स्पीड ऑन ए सिंगल लेन रोड की कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो सिंगल लेन की जो ट्रैफिक स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑन टू लेन रोड की कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों, सिंगल लेन रोड की स्पीड है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, और जो जो टू लेन रोड है जहाँ टू वे ट्रैफिक है, अनडिवाइडेड रोड है, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। और दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो समझ जाइए आप क्रॉसिंग जैसा कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है, आपको क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है, राइट। The perception reaction time is 2.5 second. Coefficient of longitudinal friction 0.38. Acceleration due to gravity 2 आपको गिवन है 9.81 मीटर पर सेकेंड, राइट। ए क्लियर साइड ट्रेंगल हैज टू बी इंश्योर्ड एट दिस इंटरसेक्शन। तो इसमें हमारा एक क्लियर साइड का ट्रेंगल हमारा बन रहा है इस इंटरसेक्शन में, राइट। द मिनिमम लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द साइड एंगल ट्रेंगल along टू लेन रोड एंड द सिंगल लेन रोड रिस्पेक्टिवली। तो आपको मिनिमम क्या बताना है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द साइड ट्रेंगल। तो जो आपको मिनिमम हिसाब से, एक हिसाब से आपको बताना है मिनिमम साइड डिस्टेंस बताना है, जो कि टू लेन रोड और सिंगल लेन रोड के बीच में होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने एक्सप्लेनेशन में। और देखिए जैसा कि क्वेश्चन में आपको मेंशन था कि हमारा जो एक सिंगल लेन रोड है, जो कि हमारे उसकी स्पीड है कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर, और जो उसकी जो क्रॉसिंग रोड है, जो टू लेन रोड है, टू वे ट्रैफिक है, जो अनडिवाइडेड है, उसकी स्पीड है कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर। तो एक रोड आपकी ये हो गई जो जिसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की, और दूसरी रोड है जो टू लेन टू वे ट्रैफिक रोड है जिसकी स्पीड है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी ऐसी रोड हो गई। अब आपको क्या बताना है, आपको एक क्लियर साइट डिस्टेंस बतानी है। तो जो आपके डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले आप सेक्शन जो टू है उस सेक्शन का स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। और आपको पता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फार्मूला होता है 0.278 v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ। आपको पता है इसकी स्पीड आपको पता है कि 50 है, रिएक्शन टाइम आपको पता है 2.5 सेकंड है, स्पीड आपको पता है 50 है, 254, और फ्रिक्शन आपको पता है 0.38। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 61 मीटर। और दूसरा जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है जो इस सेक्शन की होगी, इस सेक्शन की स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगी आपकी, सेम फार्मूला है, बस आप स्पीड क्या करना कर देंगे 20 कर देंगे, यहाँ पे भी आप स्पीड 20 कर देंगे, तो आपका जाएगा 18। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर है, तो जो रोड सेकंड रोड है, वो जो आपको सेक्शन सेकंड है उसका जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आएगा वो 61 मीटर आएगा। जो आपका फर्स्ट रोड का सेक्शन है, सिंगल लेन की जो रोड है, उसका आपका जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आएगा वो 18 मीटर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर बात की जाए गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गिवन द फॉलोइंग डाटा, डिजाइन लाइफ एन इक्वल्स टू 15 ईयर्स। तो आपके पास डाटा गिवन है, और इसमें से आपको डिजाइन लाइफ कितना गिवन है, 15 ईयर्स। आपको मैं बता दूं कि जो ये न्यूमेरिकल है, ये आपके बेस्ड है मॉडिफाइड सीबीआर मेथड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और आप इसको ही बोलते हैं क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड रिपीटिशन, राइट। और इसका जो फार्मूला होता है, इसमें आपको फाइंड आउट करना होता है नंबर ऑफ कम्युलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल लोड, जो एन एस इक्व टू होता है 365
ए ब्रैकेट में 1 + r⁻n−1 इंटू डी एफ एल अपान आर। और आपको इसके बारे में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, तो उससे रिलेटेड आज न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। वहाँ इस केस में आप देखिए गिवन द फॉलोइंग डाटा है आपको, जिसमें आपको डिजाइन लाइफ कितना है, NA+2 दिया है आपको 15 ईयर्स। लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना गिवन है आपको 0.75। एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कमर्शियल व्हीकल जो है, जो रेट ऑफ ग्रोथ आर की वैल्यू है वो कितनी गिवन है आपको 6%। व्हीकल डैमेज फैक्टर वो भी गिवन है आपको कितना 4। इनिशियल ट्रैफिक इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट हो गया है तो उस समय आपका जो इनिशियल ट्रैफिक है वो कितना दिया है आपको 3000, राइट, कमर्शियल व्हीकल पर डे में। एज पर IRC 37/2012 डिजाइन ट्रैफिक इन टर्म ऑफ कम्युलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल, और आपको इसको बताना है, उसको बताना है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल यानी MSA के यूनिट में बताना है, और वो भी अप टू 2 डेसिमल के केसेस में। तो ये आपका गेट का क्वेश्चन है जो 2000 आपके 19 में आया है। तो देखते हैं इसको, 2018 में आया है, तो इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं तो एक्सप्लेनेशन में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो कम्युनिटी नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड है उसका फार्मूला होता है आपका NS इक्वल टू 365A 1 + r⁻n−1 इंटू बी डी LSF अपान आर। जहाँ पे आपको बताया हूँ आर होता है, ए होता है आपका ट्रैफिक फ्लो, जो कि आपका जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है उस केसेस में। आर होता है जो ट्रैफिक का रेट ऑफ ग्रोथ है। एन होता है आपका डिजाइन लाइफ। बी होता है आपका व्हीकल डैमेज फैक्टर। डी होता है लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। LSF होता है लोड सेफ्टी फैक्टर। और आर आपको एज यू नोन पड़ता है। जो इसकी पूरी वैल्यू आती है वो आती है CSM में, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल लोड में। अब आप इसकी वैल्यू को फार्मूला, आपको पूरी वैल्यू डाटा पता है। ए की वैल्यू पता है 3000 दिया है। आर पता है आपका ग्रोथ कितना था 6%, तो 0.06। डिजाइन लैब आपको 15 साल दी थी तो 15। आपको व्हीकल डैमेज फैक्टर 4 गिवन था। लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.75 गिवन था। लोड सेफ्टी फैक्टर आप 1 जनरली एज्यूम कर सकते हैं। और आर की वैल्यू आपको दी रहती है 0.6% दी थी, जो कि हो जाएगा 0.06। ये ओवरऑल वैल्यू आती है किसमें आपकी CSA में, लेकिन एग्जाम में पूछा है आपसे MSA मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल लोड में, तो इसलिए आपको इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 10 × 10⁻⁶ से आप इंटू करा देंगे, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगी वो MSA में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसका आंसर आएगा 76.45 MSA। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। और इस तरह आपका हाईवे इंजीनियरिंग के जो ऑलमोस्ट मैंने सभी क्वेश्चन को सेलेक्ट किया था वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो अप्रॉक्स 300 के अप्रॉक्स क्वेश्चन थे, जो सभी टॉपिक से रिलेटेड थे। आपके इंट्रोडक्शन पार्ट से, जियोमेट्रिक डिजाइन के पार्ट से, आपके ट्रैफिक इंजीनियरिंग के पार्ट से, पेमेंट डिजाइन के पार्ट से, और हाईवे मटेरियल के पार्ट से। तो ऑल ओवर आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और इन क्वेश्चनों में आपको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। तो सभी क्वेश्चनों को मैंने डिटेल में डिस्कस किया। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। आपको मेरे चैनल काइजन टेक ED के अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड है, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और ऐसे ही आप हर सब्जेक्ट के, सिविल इंजीनियरिंग के हर सब्जेक्ट के वीडियो को पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल काइजन टेक ED को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम भी आप मुझसे शेयर करिए। कोई आपको सुझाव हो तो वो सुझाव भी मुझसे आप शेयर करिए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों। Change for good.